All right, guys, so I have started the recording. So, I'll also share my screen maybe. Okay. So today, actually, we are having our session at a very unusual time. ठीक है. Usually, आपको screen दिख रहा है ना? Yes, people? Yes, Okay, thank you. Today is which day? पंकज, कौन सा दिन है आज? Thursday. Thank you, Pankaj. So today is day Sorry, 16. sir. Day 16. ठीक है. तो अब से मतलब मैं पंकज के साथ कम मजाक किया करूंगा. रीजन बीइंग कि पंकज लास्ट सेशन में बोले थे कि सर मेरी रेप्यूटेशन थोड़ी खराब हो रही है. Sorry, sir. गाइस सही बात है ना, मतलब हम लोग को पंकज के साथ थोड़ा कम मजाक करना चाहिए ना, क्योंकि उनका रेप्यूटेशन खराब हो रहा है. अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं. क्या क्या बोलते हो आप लोग, हरीश और एकेएस? हम लोग को पंकज के साथ मजाक थोड़ा कम कर देना चाहिए क्या? मतलब अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो फिर चालू रहने देना चाहिए। बट वो तो लास्ट सेशन में बोले थे कि सर मेरी रेप्यूटेशन खराब हो रही है. यही था सर, मैंने नहीं बोला. ठीक है. चलो, तो फिर अगर पंकज को ठीक लग रहा है तो हम मजाक करते रहेंगे फिर पंकज के साथ. कि चलेगा ना पंकज? मतलब आपका यस सर, रेप्यूटेशन यस सर. पे अगर कोई बात आई तो आप हम लोग को इन्फॉर्म कर देना एकदम, ठीक है? यस सर. ऑलराइट. अच्छा, तो आज हम लोग डे 16 पे हैं. देखो, आज का जो सेशन है वो हम लोग बहुत अनयूजुअल टाइम पे ले रहे हैं. हमेशा हमारे सेशन होते हैं 5 to 7 या 4 to 6 PM, राइट? और ऐसा इसीलिए है बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ. बट आज का सेशन हम लोग शुरू ही कर रहे हैं 8 PM पे. एंड दैट टू ऑन अ लिटिल अर्जेंसी, बिकॉज अभी मैं डिस्कॉर्ड पे था, मैं पीओटीडी में थोड़ा बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था और कुछ तो कॉमेडी कर रहा था वहाँ पे. तो सम ऑफ द यूजर्स जस्ट कॉट मी एंड आस्क्ड कि क्या भैया, क्या चल क्या रहा है, आप इधर आके साउंड वगैरह बजा रहे हो, कॉमेडी कर रहे हो, आप सेशन कब डालोगे? तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आज डालता हूँ. तो इसीलिए हम लोग 8 बज रहे हैं रात के, और हम लोग आज फिर से एक सेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो आज डे 16 है हमारा. अच्छा, मैं एक और चीज़ भी सोच रहा था, पता है कि हमने ना डे करके नाम रखा है ना अपने एपिसोड्स का. तो कई बार क्या होता है कि यूज़र्स जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. वो सोचते हैं कि डे 0 है तो मुझे ये एक ही दिन में कंप्लीट कर लेना है, इसका ये मतलब है. डे 1 है तो एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए. फिर डे 2 है वो मेरा नेक्स्ट डे पे कंप्लीट हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं है, ये बस एक नॉमेनक्लेचर है. एक्चुअली में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अगर जो फॉलोअप्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर खुद से ट्राई करोगे, फॉलोअप्स पे खुद से ट्राई करोगे, सीधा सीधा लेक्चर्स को वेब सीरीज की तरह नहीं देखोगे, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप हर लेक्चर को 3 से 4 दिन में कवर करो. मतलब ये एक्सपेक्टेशन है, मतलब एक दिन में कवर करने का कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना? जस्ट बिकॉज वी हैव गिवन देम नेमिंग फ्रॉम डे, दैट इज़ द रीज़न आई थिंक यू ऑल, मतलब मोस्ट ऑफ पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग इन दिस वे. ठीक है. सो नाउ विल जस्ट डू अ रिकैप ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. तो हमारा लास्ट क्लास जो है वो एक्चुअली में आई थिंक इट हैपेंड इन, बहुत शर्म आ रहा है बोलते हुए, बट आई थिंक इट हैपेंड इन जुलाई. ठीक है ना? अभी अभी हम लोग अभी मैं डेट्स वगैरह कुछ बोलना नहीं चाहता. ठीक है ना? मेरे से ये सब डेट्स वगैरह मैं नहीं बोल रहा. तो एनीवेज, हमने डे 15 शुरू किया था, और हमने डे 15 में देखा था कि शुरुआत में तो मैंने शायद कुछ तो अटेंडेंस की बात चल रही थी हम लोग, है ना? आप लोग अब कॉलेज वगैरह जाने लग गए हो तो थोड़ा हम लोग का टाइमिंग भी ऊपर नीचे हो रहा है आजकल, राइट? तो गाइज, जितने भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो सेशंस डिले हो रहे हैं ना, ये जो हमारे बच्चे लोग हैं इनकी वजह से हो रहे हैं. ठीक है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है. मैं तो हफ्ते में 3 से 4 बार ऐसा बोलता हूँ कि यार सेशन कर लें, बट बच्चे लोग बहुत बिजी हैं. करेक्ट है ना पंकज? आप लोग की वजह से हो रहे हैं ना डिले, या मेरा हाथ है? यस सर, हमारा हाथ है सर. पंकज कितना, मतलब मेरी टीम में रहते हैं हमेशा. नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एक्चुअली बच्चे लोग आर ऑलवेज रेडी, जब भी बुलाओ हमेशा रेडी है. मैं ही हूँ जो सेशंस को डिले करता रहता है ना? बट एनीवेज, आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ. ठीक है. तो हमने डिस्कस किया था कि मेरा, मतलब मैंने कुछ तो बताया था आप लोगों को, राइट? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट एक्सेट्रा. फिर उसके बाद पता है क्या हुआ था कि मैंने जब ये, मतलब मैं ये लेक्चर रिलीज हुआ और मैं इसके बारे में सोच रहा था ना, तो मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही, मतलब जस्ट ऐसे ही मैं इसके बारे में सोच रहा था, लेक्चर के बारे में, स्टोरी के बारे में सोच रहा था. तो मैंने एक हफ्ते पहले ही जस्ट अपने पापा को फ़ोन लगा के पूछा था, मतलब कि पापा जी आपको याद है ना ऐसा ऐसा हुआ था. तो पापा बहुत हंसे थे. मतलब वो कॉल का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, किसी दिन और आगे सुनाऊंगा आपको. ठीक है, कभी जब मन करेगा तो आपको सुनाऊंगा. बट मैंने उसका रिकॉर्डिंग भी किया, और पापा बहुत हंस रहे थे इंसिडेंट को याद करके कि यस यस, मैंने आपके अगेंस्ट बोला था और टीचर्स के साथ ही मैं हो गया था, जुड़ गया था. एनीवेज, तो हम आगे बढ़ते हैं.
उसके बाद हमने एक्चुअली में अरेज से शुरू कर दिया था। हमने अरेज से कैसे शुरू किया था, हमने बोला था कि अभी तक आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लिए हैं, राइट, जस्ट 1 मिनट, हाँ, अभी तक आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ लिए हैं उससे हमने एक सर्चिंग प्रॉब्लम डिस्कस किया था कि आप ये कर सकते हो क्या। बट इसमें ट्विस्ट क्या था कि पहले सारे नंबर्स दे दिए, उसके बाद टारगेट दिया है। नाउ देयर इज नो वे यू कैन प्रोसेस देम राइट अवे, राइट। तो हमने सोचा था कि अरे हमको स्टोर करना ही करना पड़ेगा, करेक्ट है ना। तो ऐसा फिर हमने डीएसए पे बात की थी कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, ये डीएसए इतना लोग डरते क्यों हैं इससे, इस सब्जेक्ट से, राइट। डीएसए का आपने आप बहुत सुनोगे कॉलेजेस में जाओगे तो कि भाई डीएसए नहीं हो रहा, भाई डीएसए स्टार्ट कैसे करना है। कई लोग तो 3-4 साल अपने कॉलेज का ऐसे ही निकाल देते हैं यही पूछते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो नाउ यू ऑल नाउ नो द आंसर, राइट। द आंसर इज फेज 0, ठीक है ना। तो आई अप्रिशिएट कि आप लोग में से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, यू शुड एक्चुअली स्प्रेड इट लाइक एनीथिंग कि द आंसर टू हाउ टू स्टार्ट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी इज सिंपल, इट्स फेज 0, करेक्ट है ना। जस्ट फेज 0 का इंट्रोडक्टरी वीडियो का लिंक भेज दो एंड देन आगे वो अपने आप ही सब कर लेगा बच्चा, राइट। फिर हमने अरेज पे बात की है थोड़ा डिटेल में कि कैसे मेमोरी एलोकेशन होता है ना। कैसे बेसिकली अरे ऑफ आई जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, रेफरेंस क्या होता है, राइट, वैल्यू वर्सेस रेफरेंस क्या होता है, साइज पे डिस्कशन किया था, गार्बेज वैल्यू पे डिस्कशन किया था, है ना, बहुत कुछ किया था, राइट। सिंबल टेबल क्या होता है, कंपाइलर कैसे करता है, और फिर प्रोसेसर आके क्या क्या करता है, बहुत कुछ मतलब मैंने बता दिया था उल्टा पुल्टा, राइट। एक्चुअली इतना सब डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बट कभी कभी मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता तो मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को नहीं भी समझ में आया बहुत कुछ चीज़ें तो इट्स ऑल राइट, बेसिक अगर आपको आ गया है तो ठीक है। फिर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू कर दिया था, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने क्या क्या किया था हम देखते हैं। तो हम गए थे शीट पे, सो आई जस्ट ओपन दैट शीट। तो हम गए थे शीट पे और हमने पहला प्रॉब्लम ये सॉल्व किया था जिसमें हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी थी सम की, राइट। फिर मैंने यहाँ पे आपको कुछ तो फॉलोअप दे दिया था, राइट, कि ये फॉलोअप कैसे करेंगे। तो ये फॉलोअप हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर सम टाइम, जब हमारे पास थोड़े सुपर पावर्स होंगे। तो धीरे धीरे इस लेक्चर्स के बीच में ना चुपके चुपके से आई विल बी कीप ऑन गिविंग यू सुपर पावर्स। अब ये सुपर पावर्स क्या है भैया, सुपर पावर्स हैं बेसिकली द सुपर पावर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स एंड एल्गोरिदम्स जिसको आपको यू डोंट रियली हैव टू इम्प्लीमेंट देम फ्रॉम स्क्रैच, यू कैन जस्ट दे आर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, जस्ट यूज देम, ठीक है। तो वी एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट, सो नाउ वी आर एट शीट 3, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 26, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 10-10 मान लो, तो ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड अराउंड 70 प्रॉब्लम्स टुगेदर। दैट्स अ बिग थिंग, राइट। आई मीन अगर आपसे मैं बोलता कि अगर आप पिछले 2 महीने में 70 प्रॉब्लम्स कर लेते क्या खुद से, तो मे बी आप लोग नहीं कर पाते बिकॉज आपके पास एसोसिएशन नहीं था, आपके पास एक कंपटीशन नहीं था, राइट। बट विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स, ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग, राइट, और ऑल ऑफ यू हु हैव अटेंडेड हियर लाइव, तो आप देख पा रहे हो कि अभी हम लोग ना, आप लोग का जो प्रोग्रेस है पिछले 2 महीने का, दैट विल बी वेरी गुड बिकॉज आप इस कोर्स के मीडियम से 70 प्रॉब्लम्स तो लेक्चर्स के थ्रू ही कर पाए, बाकी जस्ट ऐड द पीओटीडीज ऑल्सो, प्रॉब्लम ऑफ द डे विच वी आर हैविंग एवरी सिंगल डे ऑन डिस्कॉर्ड। तो उसके भी अगर 30 प्रॉब्लम्स भी ऐड करोगे तो 100 प्रॉब्लम्स आप लोग इस कोर्स के थ्रू सीख चुके हो, करेक्ट है ना। दैट्स अ गुड थिंग कि जो फर्स्ट 100 प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं किसी को भी सॉल्व करना, बिकॉज उतना मोटिवेशन नहीं होता लोगों के पास ना। बट दैट इज हाउ व्हेन यू डू इट विद अ कम्युनिटी इट हेल्प्स यू लाइक एनीथिंग, करेक्ट है ना। आपको बहुत मज़ा आने लगता है, बट अकेले करोगे तो नहीं मज़ा आएगा। तो वी एक्चुअली स्टार्टेड, तो इस शीट का मैंने खुद तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर रखा है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने ए डिस्कस किया था, हमने बी डिस्कस किया था और हमने सी डिस्कस किया था, करेक्ट। तो आज के क्लास में हम लोग वी विल मूव फॉरवर्ड विद अदर प्रॉब्लम्स। तो हम लोग डी, फिर ई। तो व्हाट इज योर प्रोग्रेस ऑन शीट 3 बाय द वे, ऑल ऑफ यू, व्हाट इज योर प्रोग्रेस 1 by 1? विल स्टार्ट विद एकेएस। एकेएस क्या प्रोग्रेस है आपका शीट 3 पे? एल क्यू और एक्सवाइजेड नहीं हो। अरे बाप रे, एकेएस आपने फिर अपना माइक चेंज कर दिया क्या? क्या बोल रहे हो आप, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एल क्यू एंड एक्सवाइजेड। एल क्यू एक्स वाई जेड नहीं हुए आपके, यस। ठीक है। व्हाट अबाउट पंकज? एन पे आ गया। एन? यस। अरे बट इतना स्लो क्यों पंकज, हम तो कितना दिन से मतलब गैप था, तो आपको तो कर लेना चाहिए था ना कंप्लीट। अब से करूंगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हरीश?
एक्चुअली आवाज आई ना, तो मैंने LNOPW एक्चुअली मेरे को दोबारा से ट्राई करनी होगी। मतलब ट्राई मैंने ऑलमोस्ट सारी कर ली है, बट वो सबमिट नहीं हुई है। तो आई गेस मैं आजकल में ऑलमोस्ट सारी शीट कंप्लीट कर ही लूंगा, तो 3-4 प्रॉब्लम से रह गई बस। सबमिट कितना हुआ है? मतलब सबमिट तो ऑलमोस्ट सारी हो गई। मतलब LNOPW के अलावा ऑलमोस्ट सब सबमिट है, सारी होगी मतलब। एल मैं रहूंगा। एम एन ओ पी एंड देन डब्ल्यू। यस। ओके, ठीक है, चलो। और आप लोग कॉन्टेस्ट 3.1 पे भी बढ़ पाए हो क्या, या अभी सिर्फ शीट 3 पे ही हो? एक्चुअली मैं तो कॉन्शियस कर लूंगी। वेरी गुड। AKS? नहीं, अभी 3.1 पर भी। अच्छा, पंकज? पंकज का तो शायद नहीं हुआ होगा अब स्टार्ट। मुझे तो शर्म आ रही थी। ठीक है, आप मत ही बोलो, फिर आपका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, फिर आप बोलोगे कि सॉरी सर। सर। पंकज, बट ऐसा क्यों? मतलब आई डोंट रियली अंडरस्टैंड गाइस कि हम लोग का इतना गैप है। दैट शुड बी अ प्लस पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस, राइट? देन व्हाट इज स्टॉपिंग ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस? आई मीन पंकज, आप थोड़ा बताओ अपने बारे में, क्या आपको रोक रहा है? कौन सा फोर्स है जो आपको रोक रहा है प्रैक्टिस करने से? यस। अब से करूंगा सर, पक्का। नहीं, बट वो फोर्स का नाम तो बता दो, कौन सा फोर्स है जो आपको रोकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं? सर मैं भी एनालाइज करूंगा सर। अच्छा, ठीक है। AKS, आपका क्या है इशू? अभी मेरे को ज्यादा POTD पे ही ज्यादा टाइम लग जा रहा है, 1.5 घंटे। अच्छा, ओके, ठीक है, सेम चलो, सर। ठीक है, कोई बात नहीं। All right, so we'll move forward. So today I'm planning to discuss D, E, F, G, H. H is sorting, right? So sorting is okay. Sorting and smallest pair. These two are very, very nice problems. Now the thing is that I see that now the problems which are coming up, right? I mean at least I and H and the other problems also, because जब मैं follow up दूंगा तो I just want all of you to have, you know, to have a good understanding of analyzing the algorithm. Analyzing the algorithm means the time complexity analysis part, है ना? क्योंकि जब मैं follow ups दे रहा हूँ तो मैं फॉलो अप आपको ऐसे देने वाला हूँ कि कैन वी ऑप्टिमाइज इट, करेंटली अवर सोल्यूशन इज बिग ऑफ एन स्क्वायर, कैन वी ऑप्टिमाइज इट टू बिग ऑफ एन, लाइक दैट। सो बेसिकली फ्यूचर में हम लोग इस तरीके से बात कर रहे होंगे कि पंकज आपने इसका सॉल्यूशन लिखा, आपका ब्रूट फोर्स का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? तो पंकज बोलेगा सर इट इज बिग ऑफ एन क्यूब। तो मैं बोलूंगा कैन वी ऑप्टिमाइज इट टू बिग ऑफ एन स्क्वायर, देन कैन वी ऑप्टिमाइज इट टू एन लॉग एन, लाइक दैट। ऐसे बात कर रहे होंगे हम। तो व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू इज टू हैव अ वेरी वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालाइजिंग the algorithm. Correct है ना? So I am thinking that before moving forward with the problems, right, let's little bit we will discuss about कि how we can do analysis of algorithm. Basically now is the time that we should discuss about time complexity analysis. ठीक है? करेक्ट है ना? बिकॉज हमने एरे तक वेट किया था, मतलब मैं चाहता था कि आपको एक एरे का कॉन्सेप्ट दे दूं, उसके बाद वी शुड डिस्कस दिस. सो आर यू ऑल रेडी टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस? यस। यस। ओके, वेरी गुड. ओह, एक और यस कौन आया? सो आफ्टर आवर रनर ऑल्सो केम, भागते 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 he finally joined on time. All right. सो बेसिकली आज सार्थक हम लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा प्लान था कि हम लोग प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं, बट व्हेन आई सॉ द प्रॉब्लम आई एंड एच ना, आई एम थिंकिंग कि दे विल रिक्वायर, आई मीन व्हेन आई विल बी गिविंग यू फॉलो अप्स, तो देन दोज फॉलो अप्स विल रिक्वायर अ नाइस अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनालाइजिंग द एल्गोरिथम्स. ठीक है ना? तो व्हाई नॉट जस्ट डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट एंड देन वी कैन कंटिन्यू अवर एरे प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है? अच्छा, एनालिसिस से याद आया कि जो जैसे अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हमने जो प्रैक्टिस सेशंस किए थे, जिन लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों ने डुअल्स भी किए हैं, अगर आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, प्रैक्टिस सेशन की प्लेलिस्ट खोलोगे, तो हमने एक डुअल्स करके 4 सेशन का सीरीज भी निकाला था, जिसमें हर एक सेशन में एक एक प्रॉब्लम हमारे पार्टिसिपेंट्स ने टीम के फॉर्म में सॉल्व किया था उसको. तो अभी आप अगर लेटेस्ट वाला प्रॉब्लम देखोगे जो हमने किया है, तो आपको याद है उसमें मैंने कैसे एक एक करके ऑब्जर्वेशंस निकाले थे कि ऑब्जर्वेशन 1 विल बी दिस, यू विल नॉट बी यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन और एडिशन ऑपरेशन मोर देन 30 टाइम्स. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो हमने लास्ट टाइम डुअल्स में डिस्कस किया था
ऑब्जर्वेशन 1 ये होगा, फिर ऑब्जर्वेशन 2 ये होगा, फिर इसके ऐसे केसेस बन सकते हैं, इसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मतलब एक बड़े से प्रॉब्लम को कैसे हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करके उस बड़े से प्रॉब्लम को छोटा बनाते हैं, उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आप देख पा रहे हो, राइट, कि मैं करता हूँ कभी कभी, और आप लोग भी अब करना धीरे धीरे सीख रहे हो। तो ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है, मतलब जो एनालिसिस करने वाला पार्ट है किसी भी प्रॉब्लम का, या फिर ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करने वाला पार्ट है कि यार ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है। जैसे आप ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करते हो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे और सिंपलर 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 होता जाता है। आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को यू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन यू बेसिकली टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट्स, राइट। तो ये जो सारे स्किल्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना, किसी भी हर एक प्रॉब्लम में काम है। व्हाट टू स्पीक ऑफ कोडिंग प्रॉब्लम्स, ये आपको रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में काम आए। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शेयर समथिंग, मैं कैसे ये इस टाइप के जो मेरे स्किल्स हैं ना, अभी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बिल्ड किया हूँ अपने, राइट, जैसे कि ये सारे जो चीज़ें हैं, एनालिसिस करना, ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करना, किसी बड़ी प्रॉब्लम के सारे कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं ये निकालना, फिर उसको एक एक करके सॉल्व करना, तो इसको रियल लाइफ में भी आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सिंस हरीश इज हियर प्रेजेंट टुडे विद अस, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर वन स्मॉल इंसिडेंट विद हैपेंड सम 3 weeks बैक आई थिंक, ठीक है। तो 3 weeks बैक क्या हुआ, बेसिकली एक थोड़ा फनी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मतलब मैं क्या करता हूँ ना कि जैसे मेरे को ना रैंडम स्ट्रेंजर्स से बात करना मतलब वैसे तो पसंद नहीं है, बट कभी कभी जैसे डिलीवरी वाले भैया आते हैं, है ना, तो उनसे थोड़ा मतलब ऐसे मजाक मस्ती करना मेरे को पसंद है, ठीक है ना। जैसे कोई भी डिलीवरी वाला भैया आ गए तो उनके साथ थोड़ा मैं मजाक मस्ती करता हूँ। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, लाइक इट्स अराउंड 3 weeks नाउ आई थिंक। तो क्या हुआ ना कि जिस अपार्टमेंट में मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे और भी फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है ना। तो वी स्टे बेसिकली, दिस इज अ इंडिपेंडेंट, you can say this is an independent bungalow which we have rented and we stay some people, ठीक है, together in this। तो अभी मेरे फ्रेंड ने ना एक ऑनलाइन डिलीवरी मंगाया था, मतलब ऑनलाइन कुछ तो मंगाया था, उसका डिलीवरी आया। और मेरा फ्रेंड बिल्कुल मेरी तरह ही है, वो मतलब फ़ोन वगैरह बहुत कम उठाता है, मतलब ऐसा हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, फ़ोन यूजुअली साइलेंट पे पड़ा होता है, मतलब तो कहीं तो पड़ा होता है। तो मेरे को मतलब कई बार बहुत लोग सुना चुके हैं कि आप फ़ोन रखते ही क्यों अपने साथ जब आपको उठाना नहीं है, तो है ना। तो उसका भी ऐसे ही सिस्टम है कि वो फ़ोन बहुत कम ही उठाता है। तो अभी क्या हुआ कि बेसिकली वो डिलीवरी पर्सन आया डिलीवरी देने और उसको OTP बताना होता है, राइट। तो वो बेचारा कॉल कर रहा था, मतलब मेरे फ्रेंड को। तो मैं जिस रूम में बैठता हूँ ना, अभी जैसे मैं अभी करेंटली जिस रूम में मेरे रूम में बैठा हूँ, तो यहाँ पे एक विंडो है मेरे सामने जस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे समझो इसको, मेरा ये रूम है, ठीक है, यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, एक्चुअली दिस इज माई टेबल, जस्ट मेरे जो सामने मेरी विंडो है, ठीक है, और यहाँ से हमारी एंट्री है, ठीक है। तो वो डिलीवरी पर्सन जो है वो यहाँ पे खड़ा हुआ, मतलब डिलीवरी बॉय बोल लो या कुछ भी बोल लो, वो यहाँ पे खड़ा हुआ था एंड ही वॉज जस्ट वेटिंग, ही वॉज कॉलिंग एंड वेटिंग। अभी क्या हुआ ना कि जब वो वेट कर रहा था डिलीवरी बॉय, तो ही वॉज लाइक हमिंग अ सॉन्ग, अ बॉलीवुड सॉन्ग, ठीक है। तो अब वो बॉलीवुड सॉन्ग हम किया जा रहा था, तो मैंने ना थोड़ा मतलब मेरे विंडो के पास से ना थोड़ा से कान लगाया थोड़ा कि क्या मतलब कौन है ये और क्या गा रहे हैं, बेसिकली कौन है। तो मैंने देखा विंडो से, तो एक आदमी खड़ा हुआ है, आदमी मतलब मेरे ही एज का है, ही इज़ ऑल्सो इन हीज अर्ली 20s, लाइक 23 एज का मान लो, ठीक है ना। 23 years old boy is standing to just deliver a parcel and he is humming a song, ठीक है। तो वो बार बार हमिंग किए जा रहा है, तो मेरा भी ध्यान गया, इवन दो आई वॉज डूइंग सम माई वर्क, बट मेरा भी ध्यान गया। तो मैंने ऐसे खिड़की पे कान लगा के सुना कि एग्जैक्टली क्या गा रहे हैं, ठीक है। तो अब वैसे तो मैं बॉलीवुड के फालतू गाने नहीं गाता हूँ बट वो गा रहा था, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ही वॉज बेसिकली सिंगिंग अ सॉन्ग जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग इट। सॉन्ग इज कह दूँ तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, करेक्ट तो मैं बार बार सुन रहा था, तो मुझे लगा कि एट फर्स्ट आई इग्नोर्ड इट, कि पता नहीं शायद क्यों गा रहे हैं, मे बी नॉर्मली ऐसे हम लोग चलते फिरते गाना गाते रहते तो ऐसे ही गा रहे हैं। बट देन आई रियलाइज्ड कि ही इज एक्चुअली इन अ कन्फ्यूजन। व्हाट कन्फ्यूजन, आप लोग समझ गए होगे ना, बिकॉज ही वॉज रिपीटेडली सिंगिंग इट कि बेसिकली कह दूँ तुम्हें, राइट,
या चुप रहूं, करेक्ट ना? दिस इज द टू पॉसिबिलिटीज, करेक्ट ना? दिल में मेरे आज क्या है? तो आई अंडरस्टूड कि ही इज़ वेरी कंफ्यूज एंड ही एक्चुअली नीड माई हेल्प, है ना? तो मैं ऐसे एक दुखियों का सहारा बन के बाहर निकला। मैं उनसे बात करने लग गया कि भैया आप, मैं सुन रहा था आप बहुत अच्छा गाना गा रहे थे, लेकिन आप बार बार गा रहे थे, आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने ऐसे मतलब सोचा कि वाई नॉट आई यूज़ माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टू सेव समबडीज लाइफ, है ना? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ भैया मैं मतलब इसमें कंफ्यूज हूँ कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए दिल की बात। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, आई विल हेल्प यू। तो मैं फटाफट अपने रूम में आया, मैंने अपना एक जो मेरे पास नोट पैड होता है वो निकाला, मतलब फिजिकल, और मैं उनके सामने ले जाके ले गया। मतलब मेरे पास अब एक पेन है और एक नोट पैड है। अब मैंने उनको बताया कि देखो भैया, सो नाउ बेसिकली वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, जिसमें आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? कि बेसिकली दिल में मेरे आज क्या है, मतलब दिल की बात आपको बताने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, करेक्ट है ना? व्हाट आर दोज टू पॉसिबिलिटीज? आप खुद ही बोल रहे थे, कह दूं तुम्हें या फिर या चुप रहूं, करेक्ट? तो उन्होंने बोला यस। वो थोड़ा डर गए, मतलब जब मैं पेन और पेपर लेके आ गया और ऐसे करने लग गया ना हरकतें, तो वो थोड़ा डर गए कि ये आदमी थोड़ा पागल है क्या, मतलब मुझे देख के ऐसे सोचने लगे वो। बट मैंने उनको फिर भी समझाने की कोशिश की कि नहीं नहीं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। अब आप लोग को समझ में आ रहा है ना अभी तक क्या चल रहा है, मतलब? यस। ओके। तो अब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देखो भैया हमारे पास अभी पहले दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लगाने का ट्राई किया यहाँ पे कि वी हैव टू पॉसिबिलिटीज हियर। फर्स्ट इज कह दूं। अब अगर इफ वी से कह दूं, मतलब अगर हम कह देते हैं, तो फिर क्या होगा? वी हैव अगेन टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि आपका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, विच इज 99% प्रोबेबिलिटी, इसका 99% चांस है। मैंने उनको समझाया। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि एक्सेप्ट हो जाएगा प्रपोजल, उसका 1% चांस है। अब मैंने समझाया कि देखो, लेट्स फोकस ऑन दिस वन। मान लो कि अगर प्रपोजल आपका रिजेक्ट हो जाता है, विच इज 99% चांस, तो क्या होगा? आप दुख में चले जाओगे। आपका जो फॉल्स ईगो है वो हर्ट हो जाएगा कि हाउ कैन समवन रिजेक्ट मी, करेक्ट है ना? आप ऐसे मतलब दिल टूटे आशिक की तरह देवदास बन के घूमोगे, तो दिस विल मेक योर लाइफ मिजरेबल। तो वो बोले हाँ भैया ये बात तो सही बोल रहे हो आप, कि रिजेक्ट हुआ तो मेरे को दुख तो होगा। मैंने बोला ठीक है, तो फिर इसको अपन रिजेक्ट ही करते हैं ना, रिजेक्ट वाले। व्हाट इफ एक्सेप्ट हो जाता है? तो जैसे मैंने उनको ये बोला तो उनके चेहरे पे एक हंसी आ गई कि यस यस, अगर एक्सेप्ट हो गया तो मैंने बोला कि देखो, आप सोच रहे होगे कि अगर एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, राइट? बट ऐसा नहीं है। जैसे कि एक दूल्हे को समझाया जाता है, राइट? आपने एक और सॉन्ग सुना होगा जिसमें समझाया जाता है दूल्हे को, 2 दिन की है ये चांदनी फिर काली काली रात है, तू मान जा दूल्हे राजा, करेक्ट? तो ये 2 दिन की बस चांदनी रहेगी, फिर काली काली रात है। मैंने ऐसा समझाया उनको। तो अगर एक्सेप्ट भी होता है ना प्रपोजल, तो कुछ दिन शायद खुश रहोगे, फिर उसके बाद क्या होगा? टाइम वेस्ट इन लॉन्ग कॉल्स, डिस्कसिंग यूजलेस स्टफ, टेक्सटिंग अननेसेसरली फॉर लेट नाइट, डिस्कसिंग रैंडम स्टफ, यूजलेस स्टफ, ओवर थिंकिंग का लूप चला जाएगा। फाइनेंशियल पे भी आपके ऊपर टोल आएगा, घुमाने लेके जाना पड़ेगा ना, इमोशनल टोल होगा, करेक्ट है ना? कि मैंने मैसेज किया था सुबह, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, क्या चल गया रहे? तो ये भी आपकी लाइफ मिजरेबल बना देगा। अब जब मैंने उनको ऐसे समझाया थोड़ा, मतलब जब मैं इस टाइप की चीज़ें बोलता हूँ ना, थोड़ा स्ट्रांगली बोलता हूँ, तो वो थोड़ा डर गए अभी, ठीक है? बट मैंने बोला कि दिस इज़ योर बैड न्यूज़, ठीक है ना? ये हमारी अभी बैड न्यूज़ थी, बट अब मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूँ। द गुड न्यूज़ इज दिस ऑप्शन, कि अगर मैं चुप रहता हूँ या चुप रहूँ, तो क्या होगा? कि ये जो थॉट्स हैं अभी आपके दिमाग में, ये इवेंचुअली चले जाएंगे। एंड जस्ट लाइक हाउ यू आर हैप्पीली सिंगिंग एंड डांसिंग राइट नाउ, you will keep on singing and dancing like this. You will be ecstatic, correct है ना? तो this is what we should take. This will make your life blissful. तो वो थोड़ा मतलब थोड़ा सा हेसिटेंट थे, बट ही एग्रीड बिकॉज मैं थोड़ा स्ट्रांगली बात कर रहा था ना। एंड मीनवाइल मेरा फ्रेंड ऑल्सो केम एंड ही गेव द ओटीपी, एंड वाइल ही गेव द ओटीपी ही वाज जस्ट लुकिंग एट माय माय नोट पैड कि आप क्या बात कर रहे हो। तो मैंने बोला नहीं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग रैंडम स्टफ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा करके मैंने बोला। तो ही वाज लाइक कि ठीक है, वैसे भी मतलब ही अंडरस्टूड कि मैं ऐसे ही कॉमेडी करता रहता हूँ। तो ही वाज लाइक ठीक है, यू कैरी ऑन। सो देन आई एक्सप्लेन्ड हिम एवरीथिंग लाइक दिस, एंड देन ही ऑल्सो अग्रीड, एंड एट द एंड वी जस्ट सेड बाय टू ईच अदर, एंड वो हैप्पीली चले गए, मतलब अपना गाड़ी लेके चले गए। तो एट दैट डे आई अंडरस्टूड कि ये जो हमारे स्किल्स है ना एनालिसिस की
ऑब्जर्वेशन ड्रॉ करने की, ब्रेकिंग अ बिगर प्रॉब्लम। ये बहुत कंफ्यूजन था ना उनके माइंड का, बट मैंने उसको ब्रेक किया स्मॉलर सेक्शंस में, हर एक सेक्शन को उनको बहुत अच्छे से समझाया। करेक्ट है ना? तो ऐसे करके आप अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और एनालिसिस की स्किल्स यहाँ पे सीख रहे हो आप फेज 0 में, उससे आप किसी की लाइफ बचा सकते हो। ठीक है ना पंकज? यस सर। करेक्ट है ना पंकज? वैसे जो मैंने एनालिसिस किया वो सही लगा ना आपको पंकज? हाँ सर, ठीक लगा सर, अच्छा था। एनीवेज अभी हम लोग ना थोड़ा, बट दिस इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी है। तो मैं जो भी इंस्टेंसेस शेयर करता हूँ सारे रियल होते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है मेरे साथ, ये सब कॉमेडी चीज़ें मैं करता हूँ उल्टी पुल्टी, मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ कभी कभी, ठीक है? एनीवेज, तो हमारा आज का मेन फोकस क्या है? वी वांट टू बेसिकली एनालाइज द एल्गोरिथम्स। एनालाइज द एल्गोरिथम्स मतलब कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना, उसका एनालिसिस करते आना चाहिए हमको। देयर आर टू फैक्टर्स एक्चुअली व्हेन वी एनालाइज द एल्गोरिथम। फर्स्ट फैक्टर इज द मेमोरी एस्पेक्ट, ठीक है? एंड द सेकेंड फैक्टर इज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज द कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट, ठीक है? अभी आपने ये देखा होगा, कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट बोल लो या फिर प्रोसेसिंग एस्पेक्ट बोल लो या फिर टाइम एस्पेक्ट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना? कितना कंप्यूटेशन, मतलब बेसिकली एनालाइजिंग द एल्गोरिथम मतलब कि आपका जो कोड है, आपका जो प्रोग्राम है, वो कितना रिसोर्सेस खाने वाला है। तो एक एस्पेक्ट होता है उसका मेमोरी, कितना मेमोरी लेने वाला है, और दूसरा एस्पेक्ट होता है टाइम, कितना टाइम लेने वाला है चलने। तो अगर आपको याद होगा तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको दो चीजें ही देता है, देखो, टाइम लिमिट कि 1 सेकेंड, मेमोरी लिमिट कि 256 MB। मतलब वो एक्चुअली में बता रहे हैं कि मेमोरी एस्पेक्ट का जो लिमिट है वो है 256 MB एंड जो टाइम लिमिट है वो है 1 सेकेंड, ठीक है ना? तो आज जो है हम लोग इस बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं, विच इज द कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट और द टाइम एस्पेक्ट। क्योंकि मेमोरी एस्पेक्ट जो है वो हमेशा सफिशिएंट दिया जाता है आपको, मतलब यू विल हार्डली 99% केसेस में यू आर वेरी गुड विथ मेमोरी एस्पेक्ट, हार्डली 1% ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन विच यू विल फेस मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। तो उसको में क्या बात, मतलब उसमें कैसे हम फिक्स करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट मेन चीज इज दिस वन कि टाइम लिमिट एक्सीडेड आपको बहुत बार आने वाला है, ठीक है ना? तो मेन थिंग विच वी विल बी फोकसिंग इज ऑन द टाइम एस्पेक्ट। So the point here is that we should be able to understand, right, कि when our logic will get TLE and when it will work fine। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है ना कि आप बोलते हो कि सर हमने एक लॉजिक सोचा था, बट जब हमने उसको सबमिट किया तो टाइम लिमिट एक्सीडेड दिखा रहा है कोड फोर्सेस पे, ऐसा क्यों? तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए आज के सेशन के बाद। आई विल मेक श्योर कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आई विल मेक श्योर कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, कंस्ट्रेंट्स को देखोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड जस्ट बाय लुकिंग एट योर अप्रोच कि ये टाइम लिमिट एक्सीडेड करेगा या फिर चल जाएगा प्रॉपरली। This is what we want to discuss today, ठीक है ना? So let's focus on analyzing the time aspect। चलो, रेडी हो आप लोग? Analyzing the time aspect। यस यस। चलो, कौन कौन है Yes, अभी yes। हमारी मीटिंग में? चारों हो, है ना? ठीक है, चलो। How many of you know about this terms like time complexity, big O notation? पहले से कितने लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है या ठीक ठाक आइडिया है? Yes, people? ठीक मुझे ठाक है। तो नहीं है but है मेरे मतलब आइडिया। Okay, AKS? सुन रखा है सर। AKS? यस यस ओके, द पॉइंट इज कि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो लास्ट के कुछ सेशंस में मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है इसको, है ना? अगर आपको याद होगा कि हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है एक्चुअली, जब हमने अगर आपको याद होगा तो व्हेन वी एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शीट 2, वी सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम, राइट? वो जो 3 नंबर से ऐसा कुछ एक तो प्रॉब्लम था ना, जिसमें हमको सबको टाइम लिमिट एक्सीडेड आया था शुरुआत में, एंड देन वी फिक्स्ड इट। तो वहां पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया था कि कैसे पता चलता है कि टाइम लिमिट एक्सीडेड कब आने वाला है और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? सो आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट ओपनिंग, लेट मी, oh, do we have any contest on Codeforces or it is just behaving? Let me open it on okay, let's see if it works on incognito. I don't know what is the problem with I don't know, maybe something is wrong with Codeforces, but anyways, we don't need Codeforces today for now, for the time being.
द पॉइंट इज कि हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया है कि कितने ऑपरेशंस हमको लग रहे हैं, भैया 1 सेकंड में कितने ऑपरेशंस कर सकते हैं हमने डिस्कस किया था ना कि 1 सेकंड में कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं, याद है आप लोग को ना? 5 × 10⁻7 ऑपरेशंस अप्रॉक्स हो सकते हैं। एंड देन इफ वी नो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस वी आर डूइंग देन वी आर गुड टू गो। अगर 1 सेकंड टाइम लिमिट है तो दिस इज द लिमिट, आप इससे कंपेयर कर लोगे, राइट? दिस इज व्हाट वी वर डूइंग राइट बिफोर। ठीक है, नाउ आई मीन before understanding time aspect, let's try to have a very famous problem, for example. Okay, is it opening? I just want to take the reference for that problem, maybe because we have solved it, but anyways, chodo. Do you all remember in sheet 2 we have solved one problem where we were checking whether a number n is prime or not? ये वाला problem याद है आप लोगों को? Yes? yes याद है ना कि वी वर हैविंग वन प्रॉब्लम जहाँ पर हमको ये चेक करना था कि एक नंबर प्राइम है या नहीं। चलो इसी को आज हम लोग एग्जाम्पल लेके थोड़ा समझते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह होता क्या है। ठीक है, अब मान लो कि ये प्रॉब्लम शीट 2 में था और मैंने बेसिकली मैं तो फॉलो अप लेता ही हूँ आप लोग से, हो गया क्या शीट 2? द प्रॉब्लम इज प्रीटी सिंपल, गिवन अ नंबर n एंड n इज लाइक अप टू 10⁵, ठीक है, n is up to 10⁵, you need to check whether it is a prime number or not. And we all know that prime number are the numbers which are not divisible by anybody except 1 and itself, right? They are the prime numbers. So let's say कि हम मतलब शीट 2 डिस्कशन कर रहे थे, मान लो कि हम डे 9 डे 10 पे पहुंच जाते हैं और हम ये प्राइम नंबर वाला डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। तो लेट्स से आई आस्क्ड हमारी एक जो टीम है डुअल्स की टीम, सार्थक एंड पंकज, आई आस्क्ड देम सेपरेटली कि आप दोनों से हो गया क्या ये वाला सवाल? तो दे बोथ सेड कि यस भैया हो गया, है ना। तो मैंने उन दोनों से पूछा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो हमने पंकज और सार्थक इन दोनों से पूछा कि आप दोनों को हो गया क्या ये सवाल? तो दोनों ने बोला यस, हमको एक्सेप्टेड वर्डिक्ट आ गया, हो गया हमारा। मैंने पंकज से पूछा पहले कि आपने क्या किया? पंकज ने बोला कि भैया मैंने क्या किया ना, वेरी सिंपल, मुझे पता है कि अगर कोई भी नंबर प्राइम होगा तो वो 2 से लेके n-1 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पंकज सेड आई आइट्रेटेड, है ना, फ्रॉम 2 till n-1 and I checked for all i's. If n mod I is 0, then I just said or I just got to know कि it's not a prime. तो अगर किसी भी i ने डिवाइड कर दिया n को 2 से लेके n-1 में, तो मुझे पता चल गया भैया कि प्राइम है ही नहीं है ये नंबर, और ऐसे करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया पंकज का अप्रोच। तो मैंने डर के मारे, क्योंकि अभी आई हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑफ पंकज रेप्यूटेशन, राइट, तो मैंने पंकज को कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला यस यस वेरी गुड, बिकॉज वी हैव टू बी नाउ वेरी कॉशियस कि पंकज का रेप्यूटेशन खराब नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने बोला यस यस वेरी गुड। नाउ आई आस्क्ड सार्थक ऑल्सो कि सार्थक आपने कैसे सॉल्व किया? सार्थक टोल्ड कि भैया मैंने एक्चुअली में एक ऑप्टिमाइजेशन लगाया। मैंने क्या ऑप्टिमाइजेशन लगाया कि आप ही ने डिस्कस किया था कि जब हम जो है स्क्वायर रूट ऑफ n तक जाके डिवाइजर सारे पता कर सकते हैं, करेक्ट है ना। मतलब अगर कोई नंबर आपको दिया है, मान लो कि आपको कोई नंबर दिया है 47 और आपको पता करना है कि ये प्राइम है या नहीं, तो गाइज ये नंबर प्राइम है या नहीं है? यस, is it a prime number or not a prime number? प्राइम है सर, प्राइम है, यस तो इट इज अ प्राइम नंबर। जैसे आपको याद होगा जब हमने डिवाइजर्स पे डिस्कशन किया था तो हमने क्या बोला था कि 36 के अगर डिवाइजर्स निकालना है तो आपको सिर्फ 1 से लेके 6 तक जाने की जरूरत है, और सारे आइज को देख लो, करेक्ट है ना, याद आ रहा है ना, वो मैंने सब पूरा समझाया था प्रॉपर्ली कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ n है, यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे बेसिकली पेयर्स में हमको आंसर मिलता है, मतलब 1 × 36 विल बी 36, राइट। तो 1 और 36 ये एक पेयर है। फिर 2 × 18 मतलब 18 इज लाइंग हियर, तो एंड 2 इज लाइंग हियर। देन 3 × 12, 4 × 9 एंड सो ऑन, करेक्ट है ना, एंड 6 × 6, एंड देन आफ्टर 6 × 6 एवरीबडी विल कीप ऑन रिपीटिंग। और हमने क्या ऑब्जर्वेशन लगाया था यहाँ पे कि आपको सारे, अगर 36 से डिवाइजर चाहिए तो आपको 1 से 36 तक जाने की जरूरत नहीं है,
आप 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 36 तक जाओ और आपको ये स्मॉलर वाले जितने भी डिवाइसेस है ये सब मिल जाएंगे, और अगर ये सब मिल गए तो बिगर वाले आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। करेक्ट है ना? तो सार्थक ने ये ऑप्टिमाइजेशन को यूज करके बोला कि भैया जब हमको ये पता चल सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ n तक ही जाने पे हमको पता चल सकता है कि डिवाइजर्स हैं या नहीं, तो वाई टू एक्चुअली आइट्रेट फ्रॉम 2 to n-1। व्हाट आई डिड भैया इज आई आइट्रेटेड फ्रॉम फ्रॉम 2 टिल स्क्वायर रूट ऑफ n। आई आइट्रेटेड है ना, एंड आई चेक दिस कि अगर n किसी भी i ने n को डिवाइड कर दिया तो इट्स नॉट अ प्राइम, और मेरा भी चल गया। ठीक है ना? नाउ द पॉइंट इज कि ये दोनों अप्रोचेस सही हैं, ठीक है, और ये दोनों अप्रोचेस आपको एक्सेप्टेड देंगे। करेक्ट? क्योंकि हियर द कंस्ट्रेंट्स आर वेरी लो। जो प्रॉब्लम है, हाँ, सो थैंकफुली ये प्रॉब्लम खुल गया। विच प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट? आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम, है ना, h1 प्राइम। देखो, गिवन अ नंबर x, डिटरमाइन इफ द नंबर इज प्राइम और नॉट, एंड हियर द कंस्ट्रेंट्स वर वेरी लो। तो आप लोगों ने सबने एक्चुअली में यही वाला अप्रोच से एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ गए थे, बट जब हमने डिस्कशन किया था तो आई टोल्ड यू अबाउट दिस वाला अप्रोच, राइट? अब हियर द पॉइंट इज, मजे की बात यह है कि कंस्ट्रेंट्स बहुत लो हैं। करेक्ट? तो अगर कंस्ट्रेंट्स बहुत लो थे तो बोथ ऑफ देम गॉट एक्सेप्टेड, एंड पंकज ऑल्सो ना, जब दोनों का एक्सेप्टेड हुआ और पंकज और सार्थक ने अपनी अपनी अप्रोचेस मुझे बताई, तो पंकज एक्चुअली स्टार्टेड लाफिंग कि अरे देखो मेरा भी एक्सेप्ट तो हो ही गया, आपने इतना सब दिमाग क्यों लगाया, मैंने तो ब्रूट फोर्स लगाया, मेरा एक्सेप्ट हो गया, आपको भी एक्सेप्ट ही मिला ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या किया? तो देखो ऑप्टिमाइजेशंस करके कोई फ़ायदा नहीं है ना, मेरा भी तो चल ही गया ब्रूट फोर्स में, है ना, तो कोडिंग इज़ वेरी इजी, यू नो, ऐसा पंकज ने बोला। देन आई आस्क्ड बोथ ऑफ देम कि चलो ठीक है, आप दोनों ने अच्छा अच्छा अप्रोचेस लिखा है, अभी के लिए n जो है वो 10 की पावर 5 था, व्हाट इफ आई इंक्रीज n, व्हाट इफ आई एक्चुअली इंक्रीज n टू लेट्स से 10 की पावर 10 मे बी। चलो अब अपना अपना कोड रन करो। तो व्हेन बोथ ऑफ देम अगेन उन्होंने अपना अपना कोड रन किया, तो सार्थक का जो अप्रोच था दैट स्टिल वर्कड अंडर 1 सेकेंड, दैट स्टिल एक्चुअली चेक्ड वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट अंडर 1 सेकेंड। बट जो पंकज का कोड था एक्चुअली इट started taking 200 seconds to work. Correct? Started taking 200 seconds to work. So जब आपके constraints बहुत लो हैं, इस स्टोरी से हम क्या समझते हैं कि जब हमारे constraints बहुत लो हैं तो अगर आप brute force या normal approach भी लिखते हो तो वो काम कर जाएगा। But we are actually worried about कि जब constraints high हैं, जब n is like very large, what will happen then? Correct है ना? तो आप लोग को समझ में आ पा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में ही क्यों चल गया और यहाँ पे 200 सेकंड क्यों लग रहे हैं? यस पीपल? नंबर ऑफ ऑपरेशंस मतलब कम हो गई है। या वेरी गुड। सो जैसे कि आपने बोला ना कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस, सो लेट्स फोकस ऑन नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, वी आर एसेंशियली डूइंग। देखो अगर इफ यू ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली, लेट्स फोकस ऑन पंकज अप्रोच फर्स्ट। What Pankaj is doing, whatever n is, he is actually going from 2 till n-1 and checking for each I. In the worst case, what will happen? When a number is actually a prime, Pankaj will check from 2 to n-1 all of the numbers he has to check. So how many operations he will be doing? Yes, people? He will be, basically, we can assume here that this modulo operation is a unit operation. It just is counted as one single operation for now. Let's assume it. So how many operations we are essentially doing? Basically, I'll just write a code for it. Okay, it's very fast. I'll write. Okay, so we are discussing Pankaj's prime approach. Okay, so what Pankaj did is, bhaiya, I'll just take n and I'll just go from 2 till n-1. Okay, or you can say less than n, and I'll just check if n mod I is 0. Then is prime is false. ठीक है ना? That's what Pankaj told. तो I mean bool is prime is like, for example, we have assumed that it's a prime, but if there is anybody who can divide it, then it's a false. I mean it's not a prime. And then Pankaj told that I'll just print, agar is prime is true, then I'll print yes, otherwise I'll print no, right? This is how we can use a ternary operator as well.
So for example, if I give something like 7, so it's a prime. If I give 9, then it's not a prime, right? This is what Pankaj's approach is. So how many operations we are doing essentially here? If you try to see, then here all these are unit operations, right? एक ऑपरेशन इसमें लगा होगा, एक ऑपरेशन इसमें लगा होगा, बट यहाँ पे लूप चल रहा है, राइट? तो हाउ मेनी ऑपरेशंस वी हैव एक्चुअली डन? 2 से लेके n-1 तक वी आर गोइंग एंड चेकिंग विथ एवरीबडी. दैट इज लाइक हाउ मेनी ऑपरेशंस? अराउंड n-2 ऑपरेशंस, राइट? करेक्ट है ना? यस. यस. तो n-2 ऑपरेशन बोल दो या फिर n ऑपरेशन से बोल लो, बात तो एक ही है ना. n-2 बोलते हैं चलो अभी. पंकज ने बोला कि सर मैं n-2 ऑपरेशंस कर रहा हूँ पूरे. मैंने बोला अच्छा, वेरी गुड. मैंने अभी भी कुछ बोला नहीं पंकज को. जैसे n-2 ऑपरेशंस उन्होंने बोला, मुझे बुरा लगा अंदर से कि दिस इज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, पर मैंने बोला नहीं कुछ भी. क्यों नहीं बोला हरीश मैंने कुछ भी? रेपुटेशन के लिए. रेप्यूटेशन फिर खराब हो जाएगी ना, इसलिए. ठीक है ना. और फिर मैंने सार्थक से पूछा कि सार्थक आप कितना ऑपरेशंस कर रहे हो अपने बेसिकली अप्रोच में? सार्थक ने बोला भैया मैं 2 से रूट n तक चेक कर रहा हूँ. आई एम एक्चुअली डूइंग रूट n -1 ऑपरेशंस फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट है ना? अब अगर मुझे ये पता चल गया कि पंकज इज डूइंग n-2 ऑपरेशंस एंड सार्थक इज डूइंग रूट n -1 ऑपरेशंस, लेट्स ट्राई टू फोकस नाउ मोर. दिस इज n-2 ऑपरेशंस, ओके, and this is root n -1 operations. What if n is very small? For example, n is like 10 only. ठीक है? So this is input size. ठीक है? And this is, now I'm plotting the number of operations. Number of operations both of them will do. ठीक है? The number of operations done by Pankaj here and number of operations done by Sarthak here. And the time taken also let's plot. मतलब let's try to find out. ठीक है? Time taken is nothing but number of operations divided by 5 into 10 की पावर 7. Because we understood ना कि 1 सेकंड में इतने ऑपरेशंस होते हैं, तो अगर आपको टोटल ऑपरेशंस पता है तो आप टाइम निकाल लोगे. करेक्ट? लेट्स सी. चलो, जब n is 10 तो पंकज ने किया अराउंड n-2 ऑपरेशंस व्हिच इज लाइक 8 ऑपरेशंस. सार्थक ने किए रूट n व्हिच इज लाइक 3 पॉइंट समथिंग, तो सार्थक ने किया अराउंड 3 ऑपरेशंस. दिस इज स्टिल फाइन. टाइम टेकन इज स्टिल लेस देन 1 सेकंड. दोनों बढ़िया है, मतलब अभी तक दोनों सही. मान लो n हो गया थोड़ा और बड़ा, 1000 हो गया, तो पंकज ने किए लाइक 998 ऑपरेशंस, सार्थक ने किए अराउंड 30 ऑपरेशंस. करेक्ट है ना? 30 का स्क्वायर जो है वो 1000 के आसपास पहुंचेगा. अभी भी दोनों को 1 सेकंड से कम लगा, अभी भी दोनों खुश हैं. और बढ़ाया है, n को 1e6 कर दिया. चलो, अभी पंकज के कोड को लगे अराउंड 1e6 ऑपरेशंस. ठीक है? और सार्थक के कोड को लगे 1e3 ऑपरेशंस, बिकॉज इट्स स्क्वायर रूट ऑपरेशंस ना. देखो, स्क्वायर रूट ऑफ n पे डिपेंड करता है. अभी भी दोनों 1 सेकंड के अंदर काम कर रहे हैं. बट व्हाट इफ मैंने और बढ़ाया, 1e9 कर दिया, तो अब पंकज के कोड को लग रहे हैं 1e9 ऑपरेशंस, सार्थक के कोड को अभी भी लग रहे हैं अराउंड 1e, चलो वर्स्ट केस में 1e5 ऑपरेशन, मतलब 1e5 मतलब 10 की पावर 5. तो सार्थक के कोड को अब लगेंगे लेस देन 1 सेकेंड, बट पंकज के कोड को अभी लगेंगे कितना? 20 सेकेंड्स. करेक्ट है ना? सो यू सी दैट फॉर स्मॉलर इनपुट साइज इट डज नॉट रियली मैटर. है ना? देखो यहाँ पे दोनों में सेम आ रहा था. हाउ ऑप्टिमाइज यू आर एट राइटिंग द कोड. करेक्ट ना? फॉर स्मॉलर इनपुट साइज, व्हेन इनपुट इज वेरी स्मॉल देन आप ब्रूट फोर्स भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एज द इनपुट साइज इंक्रीजेज देन इट स्टार्ट मेकिंग डिफरेंस. समझ पा रहे हो आप लोग? ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व हियर. यू सी दैट एज द इनपुट साइज इज इंक्रीजिंग, the time will also increase. Although we have just written here 1 second, but what is time exactly? What is time taken? Time taken is nothing but, time taken is tt, for example. It is nothing but total operations you are doing divided by 5 into 10 to the power 7, which is some constant. So you see that time taken is always directly proportional to the number of operations you are doing. समझ पा रहे हो आप लोग ये बात? ये बात तो बहुत लॉजिकल है ना. अगर आप लोग ज्यादा ऑपरेशंस करोगे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा, कम ऑपरेशंस करोगे टाइम टेकन कम होगा. करेक्ट है? सो नाउ बेसिकली इन केस ऑफ पंकज वी सॉ दैट टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन केस ऑफ पंकज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. करेक्ट है? n-2. यहाँ पे n-2 है, बट वी कैन से दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. एंड इन केस ऑफ सार्थक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n.
तो जस्ट टू डिनोट दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस से है इनपुट में, है ना, वी यूज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज बिग ओ नोटेशन. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दिस इज प्रॉपरली. बट अगर आपसे कभी कोई पूछा जाए कि पंकज और सार्थक से अगर मैंने पूछ दिया होता कि आपकी अप्रोचेस का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, तो पंकज बोलता कि भैया मेरी अप्रोच जो है वो बिग ओ ऑफ एन है, बिकॉज माई ऑपरेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. एंड सार्थक बोलता भैया मेरी जो अप्रोच है वो बिग ओ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन. ठीक है ना, दिस इज व्हाट बिग ओ नोटेशंस आर. अभी एग्जैक्टली क्या होता है और समझेंगे, बट आप ये समझो कि अगर आपको किसी को बताना है कि मेरी अप्रोच कितनी इफेक्टिव है, तो दिस इज द वे, दिस इज द नोटेशन यू विल बी यूजिंग टू टेल अदर्स कि मेरी अप्रोच कितनी इफेक्टिव है, मेरी अप्रोच के कितने ऑपरेशंस होंगे, है ना, क्योंकि ऑपरेशंस विल ऑलवेज बी डिपेंडिंग ऑन मोस्ट ऑफ द केसेस. मतलब अनलेस द प्रॉब्लम इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि उसका आंसर हमेशा ट्रू ही है या हमेशा फॉल्स है, मतलब एक ऐसे जो नॉर्मल बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको एक्सेप्शन डाल के ऑलमोस्ट एवरी केस में आपका जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, देखो टाइम टेकन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द इनपुट साइज. ठीक है, इन सम वे जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगा प्रॉब्लम और डिफिकल्ट होती जाएगी, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी ज्यादा करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज्यादा करने पड़ेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा. तो ये जो पर्टिकुलर चीज है कि ऑपरेशंस और इनपुट साइज इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ बिग ओ नोटेशन. ठीक है. Now, one more very important thing which I want to tell you here is कि we don't really in practice or in theoretical computer science we don't really focus on this aspect. हमको टाइम टेकन कितना लग रहा है उससे मतलब नहीं होता एक्चुअली. We just care about this one कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप कितने कर रहे हो. करेक्ट ना. तो वी ऑलवेज केयर अबाउट नंबर ऑफ ऑपरेशंस रादर देन टाइम टेकन. मतलब मैंने इन दोनों से ये नहीं पूछा कभी भी कि आपकी मशीन पे कितना टाइम लगा चलाने में, मैंने हमेशा ये पूछा आप कितने ऑपरेशंस कर रहे हो. क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, बिकॉज मतलब उसके बहुत स्पेसिफिक प्रैक्टिकल रीजंस हैं. बेसिकली व्हाई वी केयर अबाउट नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड नॉट टाइम टेकन, बिकॉज वेरी सिंपल इज कि देखो टाइम जो लगने वाला है इट डिपेंड्स हेविली ऑन योर मशीन. ठीक है ना, वेर इज द नंबर ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन लॉजिक. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो एक्चुअल टाइम लगने वाला है किसी भी कोड को रन करने में, इट डिपेंड्स हेविली on your machine. Which machine you are using? Are you using a normal laptop with 8 GB RAM and with like normal processor, or are you using a super computer? करेक्ट है ना. तो मान लो कि अगर सार्थक एक नॉर्मल मशीन पे है और 1E9 है तो वो 1 सेकंड में चला पा रहा है, तो अगर पंकज भी सुपर कंप्यूटर पे चलाएगा नॉर्मल अप्रोच ब्रूट फोर्स तो वो भी चल जाएगा 1 सेकंड पे. दैट इज वाई वी नेवर आस्क फॉर टाइम, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मशीन. एंड मशीन में भी देखो कितने सारे फैक्टर्स आ सकते हैं. क्या फैक्टर आ सकता है कि आपकी मशीन में कौन सा प्रोसेसर चल रहा है, इज इट अ सिंगल प्रोसेसर और इज इट अ मल्टी प्रोसेसर. करेक्ट है ना. तो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट बहुत है. फिर आपका आपका जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कौन सा वाला है, इज इट लाइक DDR4 और विच वन, क्योंकि रैम में कितना फास्ट एक्सेस है राइट रीड का, उस पर भी डिपेंडेंट है राइट. फिर आपका जो कंप्यूटर है, मान लो कोई थोड़ा पुराना लैपटॉप यूज कर रहा है 4 GB रैम वाला, तो क्या 32 बिट कंप्यूटर है या 64 बिट का कंप्यूटर है. नाउअडेज मोस्टली कंप्यूटर्स आर 64 बिट ओनली, बट अगर किसी के पास अभी भी लैपटॉप है पुराने जमाने का जिसमें 4 GB का रैम है तो फिर वो 32 बिट कंप्यूटर है. करेक्ट है ना. एंड देन देयर आर मेनी मोर. आई मीन आपकी मशीन में अभी बैकग्राउंड टास्क कितने ओपन है, बैकग्राउंड टास्क मान लो किसी की मशीन में बहुत सारे बैकग्राउंड टास्क ओपन है, तो ओएस को बहुत काम करना पड़ेगा मेमोरी एलोकेशन करने में, कॉन्टेक्स्ट स्विच करने में. आप लोग पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा काम करता है एक्चुअली. आप लोग मल्टीपल, जैसे देखो अभी मेरे कितने सारे ये एप्लीकेशन चल रहे हैं राइट. अब मैं फटाफट किसी पे भी स्विच कर जा रहा हूँ तो कैसे हो रहा है सब काम, ये ओएस करता है पीछे से. इट ऑल्सो डिपेंड्स, टाइम टेकन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी बैकग्राउंड टास्क आर ऑल्सो रनिंग इन योर मशीन. तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि कभी भी आप थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में ना टाइम सीधा नहीं पूछते हो किसी से भी कि आपके एल्गोरिथम का टाइम कितना लग रहा है. यू नेवर आस्क दिस. यू ऑलवेज आस्क इट कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रहे हैं ये बताओ, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी कितने लग रहे हैं वो आप बिग ओ नोटेशन में पूछते हो. ठीक है ना. अभी तक क्लियर है कि हम टाइम पे क्यों नहीं डिपेंड होते हैं, हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे डिपेंड होते हैं. और बेसिकली ये चल रहा होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है वो इनपुट साइज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप इनपुट का साइज बढ़ाओगे, जैसे एज सच वी सॉ हियर ना, जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ा था टाइम विल इंक्रीज.
मतलब ऑपरेशंस विल इंक्रीज एंड देन इवेंचुअली टाइम विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। एंड वी नेवर आस्क समवन कि आपका एग्जैक्ट टाइम कितना लगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर मशीन, ठीक है ना। तो अगर आपको दो लोगों को कंपेयर करना है तो या तो दोनों को एग्जैक्टली सेम मशीन पे बिठाओ सेम सिचुएशन में, या फिर रैदर वेरी सिंपलर अप्रोच इज कि आप उन दोनों से ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं वो पूछ लो, सिंपल, because that depends on logic, time depends on machine, rather your number of operations, it depends on your logic, and this is what we basically care about when we are analyzing the algorithm, correct है ना, कि operations कितने लग रहे हैं ये बताओ, टाइम वाइम से मेरे को मतलब नहीं है क्योंकि टाइम तो मैं निकाल लूंगा अगर operations पता है तो। अभी तक सब क्लियर है गाइस, Yes. यस सर। समझ आ रहा है ना। yes, yes, सो नाउ यहाँ पे अभी हमने जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाले वो तो बहुत इजी था, है ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल टास्क करे थे दोनों, तो हमने बहुत इजीली नंबर ऑफ ऑपरेशंस निकाल लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी बेसिकली कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो हाउ टू लेट्स से कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, और वी कैन से टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैपनिंग इन अवर प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आई जस्ट राइट सम रैंडम कोड एंड ऑल ऑफ यू शुड टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैपनिंग, ठीक है। टोटल टोटल मतलब टोटल, ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं, कुछ भी टोटल थोड़ा बताने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टेक, व्हाई नॉट जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ दैट सर्चिंग प्रॉब्लम ओनली, ठीक है। व्हाट वी डिड इन दैट, हमने n लिया, ठीक है ना, एंड देन एक एरे बनाया, राइट, एंड देन we basically what we did, हमने array का input लिया, right, so for int I0 I less than n I plus plus c in, or let me write in different line, c in array of I, correct है ना। this is the searching problem which we solved है ना, कि हमने array का input लिया, फिर एक target element का input लिया, we called it x there but right now we are calling it target, and then हमने क्या किया, हमको इसकी position बतानी थी, if you all remembered, right, first position बतानी थी शायद। हमने क्या किया, इन द इंटायर अरे, राइट, व्हाट वी डिड, इफ array of I matches our target element then that is the position, and you can break here, right, and then at the end you can just print this position. This is what we did, right. If we just run it also, then let's say we have 5 elements and they are like some random elements like something like this, ठीक है, and then we want the first position of let's say 2, so that is 3, 0 based indexing, right, 0 1 2 3. So now let's try to understand कि हम total number of operations किसी भी कोड के कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो I just want all of you to just think about it for, let's say, I'll just make sure कि all of you are able to see it in a single glance, ठीक है। Okay, I think you all will be able to see it now, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोड है। So I'll be back after 2 minutes. Meanwhile, all of you should think about how many total operations are happening. You should observe or you should analyze line by line. Line by line means कि जब int n बनाया तो कितने operations लगे होंगे, मतलब ऐसे ही बस सोचो, scene n करने में let's say कि एक ऑपरेशन लगा, राइट, मतलब हाई लेवल पे, मतलब एक इनपुट आउटपुट किया आपने, मतलब एक इनपुट एक रजिस्टर में लोड किया, फिर उसको n वेरिएबल में डाला, तो बेसिकली एक ऑपरेशन मान लो उसको। तो ऐसे करके टोटल कितने ऑपरेशन हम कर रहे हैं, दैट आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। सोचो इसके बारे में थोड़ा, आई विल बी बैक आफ्टर मिनट, ठीक है, चलो।
All right. So, yes, people. I mean, how many operations we are essentially doing? Maybe estimation कुछ आया है आप लोग का? अराउंड हाँ, अराउंड एक एक करके चलो। हरीश बताओ। पंकज को हम म्यूट कर रहे हैं। पंकज को हम म्यूट कर रहे हैं क्योंकि वी बेसिकली वांट टू सेव हिज रेपुटेशन। हाँ, यस हरीश। तो एक्चुअली जब हम डिक्लेरेशन वगैरह कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं वेरिएबल्स को, अगर हम उन सबकी वो मतलब एक ऑपरेशन तो लग ही रहा होगा। जब हम एरे में डाल रहे हैं तब कुछ मान के चलते कि अगर n साइज की एरे है तो कुछ n ऑपरेशंस हम एरे को स्टोर करने में लगा रहे हैं, एंड देन ऑपरेशंस लगा रहे हैं जो कि टारगेट को फाइंड करेंगे। सो ऑफ n ऑपरेशंस ऊपर लग रहे हैं एंड n ऑपरेशंस भी नीचे लग रहे हैं, तो अराउंड ऑफ n ऑपरेशंस लग रहे हैं। मतलब ट्वाइस ऑफ n तो नहीं बोलते, फिर उससे हम n नहीं बोल देते। But I'm not asking the big O notation right now. I'm asking the total operations. ट्वाइस ऑफ n ऑपरेशंस लगा रहे हैं अराउंड। Correct. So basically, the thing is, let's try to understand. चलो कोई बात नहीं। एक मिनट पंकज, थोड़ा अभी अनम्यूट मत करो, ठीक है? Basically here, I mean, this is just defining n, and compiler will do everything. Compiler जो है वो अपना सिंबल टेबल बनाएगा, उसमें सब लिख देगा एक्चुअली कि एक वेरिएबल है n, इसको यहाँ पे यहाँ मेमोरी देना है। तो दिस एसेंशियली टेक्स नो ऑपरेशन एक्चुअली। यू माइट बी सरप्राइज्ड बट दिस एसेंशियली टेक्स नो ऑपरेशन बिकॉज कंपाइलर जब इसको कंपाइल करता है ना तो वो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस लिख देता है। वो कैसे लिख देता है? वो बोलता है कि इंट n है, मतलब n को 4 बाइट्स चाहिए होंगे, तो वो बोल देता है कि n जो है उसको 4 बाइट्स मिल गई हैं 4 बाइट्स। कहाँ पे? इस रिलेटिव ऑफसेट पे। तो एक रिलेटिव ऑफसेट करके वो मेंटेन करता है। व्हाट इज दिस रिलेटिव ऑफसेट? आई विल एक्सप्लेन। पर यहाँ पे वो बोल देता है कि n को जो है वो 4 बाइट्स मिल गई हैं रिलेटिव ऑफसेट 0 पे। दैट मीन्स व्हाट? अभी कंपाइलर को तो पता नहीं है राइट कि क्या एड्रेस पे मिला है मेमोरी, करेक्ट? बट वो रिलेटिव ऑफसेट को स्टोर करता है। दिस एक्चुअली मीन्स कि जब भी आपके प्रोग्राम को मेमोरी दी जाएगी तो मेमोरी थोड़ी मतलब ठीक ठाक मिलती है आपके प्रोग्राम को, ठीक है ना? स्टैक सेक्शन ऑफ मेमोरी में मिलता है। अब ये स्टैक यहाँ पे क्या है, ठीक है? हीप क्या होता है, बस हम बाद में बताएंगे आपको, अभी के लिए उसको छोड़ दो। बेसिकली अभी क्या होगा कि ये रिलेटिव ऑफसेट जो है ये बताता है कि n की मेमोरी कहाँ पे यूज करें, बिकॉज ये आपके पूरे प्रोग्राम की मेमोरी है एंड प्रोग्राम विल बी हैविंग डिफरेंट और rather we should call it process, ठीक है ना? Because once you run the program it becomes a process, right? When we speak in terms of operating system then they are processes, running processes. Now जब प्रोसेस चल रहा होता है तो कंपाइलर सेट कर देता है कि जब जितना भी हमको एड्रेस मिला, मान लो कि पूरा मेमोरी आपको मिला बहुत ज़्यादा, मतलब 200 बाइट्स का मेमोरी आपको पूरा मिला, ठीक है? तो कंपाइलर ने रिलेटिव ऑफसेट 0 सेट करके ये बोल दिया है कि जब जैसे ही मेमोरी मिला वहां से 0 से शुरू करके फर्स्ट 4 बाइट्स जो हैं दैट इज रिजर्व्ड फॉर n। ये कंपाइलर ने ऑलरेडी बोल दिया है। रिलेटिव ऑफसेट मतलब जहां से भी शुरू कर रहे हैं आप मेमोरी, डज नॉट मैटर, उसके 0 डिस्टेंस से आपको 4 नापना है और वो n के लिए। मान लो कि आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देते हैं, चलो ये वेरिएबल है इंट अरे एंड उसका साइज है n। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे अब आप n को इनपुट लोगे, दैट इज लाइक वन ऑपरेशन, राइट? टेकिंग इनपुट, है ना? देन मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि क्रिएटिंग अ अरे इज आल्सो ऑर्डर ऑफ n, मतलब n ऑपरेशंस लग रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। क्रिएटिंग अ अरे आल्सो जस्ट मींस कि कंपाइलर बोलेगा ठीक है n को पहले लोड करो, लोड हो गया, ठीक है? अब वो बोलेगा कि एक अरे बनाना है, उसने ऑलरेडी लिख दिया एक्चुअली पहले ही, डायनेमिक साइज का अरे है ये। तो बोला जाएगा प्रोसेसर से कि आप ना n इंटू 4 को कैलकुलेट कर लेना जब n की वैल्यू आ जाए, और रिलेटिव ऑफसेट 4 पे स्टोर करना है अपने को उतना पार्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि 4 बाइट्स के बाद जो यहां से शुरू होने वाला पार्ट है वो एरे को मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो रन टाइम पे डिसाइड होगा, बिकॉज वो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो प्रोसेसर जस्ट ये ऑपरेशन करेगा n इंटू 4 कितना है, और वो समझ जाएगा बेसिकली कि यहां से लेट्स से कि अगर n मान लो 10 है तो वो बोल देगा कि 40 बाइट्स जो है वो एरे के लिए स्टोर्ड हो गई, दैट्स इट। मतलब इट इज ऑल्सो लाइक ऑपरेट, मतलब लोड करना n को एंड देन जस्ट डूइंग दिस सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है ना? दिस इज व्हाट हैपनिंग बिहाइंड द सीन। यू कैन टेल दिस 3-4 ऑपरेशंस, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ पीपल थिंक दैट दिस इज ऑर्डर ऑफ n ऑपरेशन, बट डिफाइनिंग अ अरे इज नॉट ऑर्डर ऑफ n ऑपरेशन, ओके? नाउ वी आर टेकिंग इनपुट हियर। चलो थोड़ा अगर डीप जाए तो क्या हो रहा होगा, हाँ?
सबसे पहले आई वेरिएबल बना होगा, उसका इनिशियलाइजेशन हुआ होगा। फिर फॉर n टाइम्स, तो देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं है जानना, बट लिख देता हूँ। इनिशियलाइजिंग आई हुआ होगा, राइट, तो उसमें एक ऑपरेशन किया। फिर फॉर n टाइम्स, लाइक फॉर ऑल आइट्रेशन ऑफ अवर लूप क्या हुआ होगा, सबसे पहले कंडीशन चेक हुई होगी, ये वाली, करेक्ट है ना। दिस इज कॉल्ड एज अवर सिक्योरिटी गार्ड। कंडीशन चेक होने में एक ऑपरेशन गया होगा हर बार। फिर एरे का हमने इनपुट लिया, राइट, तो इसमें भी एक ऑपरेशन ला रहा है। सबसे पहले बेसिकली एक ऑपरेशन नहीं जा रहा है, 2-3 ऑपरेशन जा रहे हैं। कैसे? सबसे पहले आई कैलकुलेट हुआ, फिर एरे ऑफ आई, एरे प्लस आई से एड्रेस कैलकुलेट होता होगा, फिर वहां पे जाके आप बेसिकली मतलब वैल्यू को रखते हो। 3-4 ऑपरेशन जा रहे हैं, बट लेट्स कॉल इट 3 ऑपरेशन, चलो फॉर नाउ, ठीक है ना। वैसे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बस मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप 3 ऑपरेशन जो हैं वो टेकिंग इनपुट इन अरे, है ना, उसमें 3 ओपी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। देन आफ्टर योर लूप यू आर ऑल्सो इंक्रीमेंटिंग द आई, करेक्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज ऑल्सो लेट्स कॉल इट लाइक 1 ऑपरेशन, चलो ठीक है। दिस इज वॉट यू आर डूइंग। देन हियर अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे आपको एक ऑपरेशन लगा होगा, राइट, देन यहाँ पे भी आपको एक ऑपरेशन लगा होगा, एंड देन अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे भी वो पूरा लूप का कुछ कुछ तो हुआ होगा, है ना। और क्या हुआ होगा कि दिस पर्टिकुलर कंडीशन विल बी रन एट मोस्ट once, sorry, this will be run every time because every time checking तो होगा, तो n operations मान लो इधर, है ना। बट ये जो पार्ट हो रहा है ये एट मोस्ट वंस ही रन होगा, राइट, क्योंकि एक बार जैसे ही कंडीशन चेक हो गई उसके बाद आप लूप को ब्रेक कर दोगे ना। ये भी एट मोस्ट वंस है, चलो, है ना। और यहाँ पे भी लूप में कुछ तो हो रहा है, ओवरहेड वगैरह सब मिला के मान लो, सारे ये सब जितना भी हमने ओवरहेड डिस्कस किया कि फॉर n टाइम्स कंडीशन चेक हुआ, फिर इंक्रीमेंटिंग किया, एवरीथिंग किया, तो वो ओवरहेड भी मान लेते हैं 3 ऑपरेशंस पर आइट्रेशन। चलो टोटल कितना हो गया अपना, एक ऑपरेशन यहाँ पे, फिर 4 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन यहाँ पे, एंड देन दिस इज हाउ मच, दिस इज लाइक ओवरहेड के लाइक हर एंड पे क्या हो रहा है, 1, 3, 4 एंड देन 5, है ना। तो वी आर एक्चुअली डूइंग लाइक फॉर एग्जाम्पल 5 into n ऑपरेशन हियर, राइट, 5 into n, बिकॉज हर आइट्रेशन पे आप कर रहे हो ना, तो 5 into n हो गया ये। और ऊपर के हमारे पास 5 ऑपरेशन, तो अभी तक 5 into n + 5 हो गया फॉर एग्जाम्पल। देन एक ऑपरेशन यहाँ पे, एक ऑपरेशन यहाँ पे, तो 2 और ऐड हो गए, तो 5n + 7 हो गया, चलो ठीक है ना। मैं यहाँ पे अपडेट करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे 3 ऑपरेशन का ओवरहेड है, तो 3 into n हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट, 3 into n फॉर ईच आइट्रेशन, प्लस ये दोनों भी चल गए मान लो एक बार, 3n + 2 हो गया, और उसको ऊपर वाला मिला दिया 5n + 7, तो टोटल कितना हो गया, अराउंड 8 into n + 9, चलो। और फिर लास्ट में आपने इसको प्रिंट किया, दैट इज ऑल्सो लाइक प्रिंटिंग इज लाइक कि फर्स्ट टेकिंग द वैल्यू एंड देन गिविंग इट टू आउटपुट बफर एंड देन फ्लशिंग इट, एवरीथिंग, तो 3 ऑपरेशंस, चलो टोटल अपन को लगा 8 into n + 12 करेक्ट है ना। कोई ऐसा सोच सकता है पूरा, अगर बेचारा कोई निकाल रहा है, करेक्ट है ना। तो अभी अपना जो है ऑपरेशंस कैसे आया, ये जो लेट्स से वी कॉल दिस अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ n, लेट्स कॉल इट tn। तो अभी हमारा tn क्या आया, 8n + 12, समथिंग लाइक दिस। Similarly, when you write complex codes, for example, when you write nested loops, right, then your tn may look something like this, something like an² + bn + c, something like this, correct? So similarly in future we'll keep on writing complex codes and the function will keep on coming complex in terms of n. Just think about it now कि अगर हमको किसी को बताना है about the efficiency of my program, do I really need to tell them the entire function? अगर मेरे को मतलब मैंने ये वाला कोड लिखा और कोई मेरे से पूछता है कि आपके कोड की एफिशिएंसी क्या है, तो क्या मैं पूरा ऐसे एक एक करके पूरा कैलकुलेट करूंगा ऑपरेशन, और फिर ऐसे 8n + 12 एकदम एग्जैक्टली उसको बताऊंगा क्या जाके कि ये है मेरा बेसिकली कोड का जो एफिशिएंसी है वो है 8n + 12 मेरा फंक्शन है, इसमें आप n का साइज डाल दो और नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको पता चल जाएंगे। सोचो, डू वी रियली हैव टू टेल द एग्जैक्ट फंक्शन? नो, राइट। The answer is we don't really want to tell them the exact number of operations we are doing actually. Efficiency का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम exact operations ही बता रहे हो कि मैं अभी इतने लॉजिक में 8n + 12 ऑपरेशन करने वाला हूं। Rather, we just want to give them a approximation, a estimation. And for that purpose, we will be using the big O notations. Big O notation का रूल बड़ा सिंपल है। Big O notation बोलता है अब अपना tn निकाल लो भले ही, but I am talking about the case when n becomes very large. Big O notation तब यूज होता है
जब आपका n जो है बहुत लार्ज हो रहा है। तो अगर n गोज वेरी लार्ज देन दिस कांस्टेंट टर्म्स हैव नो वैल्यू, राइट। अगर मान लो n यहाँ पे 10 की पावर 5 है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 5 मतलब 8 लाख। अब उसमें 12 रुपए और ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो बिगो नोटेशन क्या बोलता है कि आपका जो भी फंक्शन है चलेगा, बट जब मैं आपको नोटेट करूंगा, मतलब मैं आपका नोटेशन दूंगा, तो मेरे कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है रिमूव ऑल द कॉन्स्टेंट्स, मतलब बेसिकली रिमूव ऑल द लोअर ऑर्डर टर्म्स, इसको ऐसे बोल सकते। इस केस में लोअर ऑर्डर टर्म क्या है ये, इस केस में लोअर ऑर्डर टर्म क्या है ये पूरा क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एन स्क्वायर है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे सी, मतलब ये कांस्टेंट है। जब एन बहुत लार्ज जा रहा है तो एक्चुअली में लोअर ऑर्डर टर्म्स जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं बचेंगे, है ना। बिगो नोटेशन बेसिकली थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में क्या बोलता है कि व्हेन एन अप्रोचेस इंफिनिटी, जबकि हम बात कर रहे हैं जब एन बहुत बड़ा हो गया, करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ओके। तो जब एन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो फिर ये लोअर ऑर्डर टर्म्स जो हैं इनका ज्यादा इफेक्ट कुछ है नहीं खास आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे, तो इसको उड़ा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज रिमूव ऑल द लोअर ऑर्डर टर्म्स। नाउ इफ यू हैव रिमूव्ड ऑल द लोअर ऑर्डर टर्म्स देन आपका जो tn है वो क्या बच गया, 8n। Should we tell 8n also? The point is still no, because if n is approaching infinity, then this 8 also does not have much importance. सोचो जस्ट अगर n infinity approach कर रहा है तो n 8n सब बराबर है। Second thing is remove the constant multiplier also. ठीक है ना, these are the rules to make your life simple. तो जब आपका tn अगर ऐसा दिख रहा है तो सीधा देख के आप क्या बोल दोगे, this is nothing but or big O of n. Remove the lower order terms, remove the constant multipliers, क्या बच गया n. That means what? Yes, that means what? We are just giving a estimation कि हमारा जो अप्रोच है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n से, करेक्ट है ना, समझ आ रहा है अभी। सिमिलरली अगर आपका ऐसा कुछ दिख रहा होता tn, तो आप क्या बोलते कि मेरा जो बिगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज नथिंग बट n स्क्वायर, because time complexity is actually defined in theoretical computer science when n approaches infinity. Is it clear guys? तो अगर आपके पास ऐसा कोड, हाँ यस यस सर मुझे n स्क्वायर और 2n का चक्कर समझ नहीं आता सर। हाँ n स्क्वायर और 2n, यस सर, मतलब सर जब नेस्टेड लूप हो सर तब n स्क्वायर आएगा क्या? वो मैं समझाऊंगा अभी, रुक जाओ वो हम समझेंगे अभी। वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं चल रहा है अभी, तो कुछ और ही डिस्कशन का चल रहा है ना, करेक्ट। सिमिलरली जब अगर आपको बिगो नोटेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो जब भी आप किसी को अपनी अप्रोच बता रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर मैंने पंकज और सार्थक से पूछा था कि आपकी अप्रोच क्या है, तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी कि सर हम इतने इतने ऑपरेशंस करें, यू विल डायरेक्टली टेल मी, पंकज विल डायरेक्टली टेल मी कि भैया मेरा जो अप्रोच है ना वो बिग ऑफ एन का है, और सार्थक बोलेगा मेरा जो अप्रोच है वो बिग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन का है, एंड देन आई विल गेट द आइडिया कि इनका किसका कितना ऑप्टिमाइज्ड है क्या है। तो द पॉइंट हियर विच आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपको एग्जैक्ट ये tn निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो अभी हमने यहाँ पे टाइम पास किया ना पूरा, ये बिल्कुल नहीं करना है। सीधा सीधा पर ऐसे स्कैन करो कोड को, अच्छा यहाँ पे एक लूप है n टाइम्स चल रहा है, ये ऑर्डर ऑफ n हो गया, और आगे ये एक और लूप है ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ n दोनों 2n बनेंगे, 2n पे से 2 निकल ही जाएगा तो ऑर्डर ऑफ n ही है। तो किसी को भी जल्दी से बताना है तो आप बोलोगे मेरा अप्रोच ऑर्डर ऑफ n ही है। दिस इज द सिंप्लिसिटी ऑफ बिगो नोटेशन। नाउ समवन में आर्ग्यू, समवन में से कि बट भैया आप तो ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि n अप्रोचेस इंफिनिटी, बट इन रियल लाइफ n डज नॉट अप्रोच इंफिनिटी। नो, हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पे जो n जो अप्रोच कर रहे हैं इंफिनिटी पे। फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक फंक्शन आया t1n विच इज लाइक यू नो समथिंग लाइक 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस समथिंग कुछ भी मान लो 7। एक और आया t2n, है ना, एक और अप्रोच किसी ने लिखा, उसका आया 15n स्क्वायर प्लस 8n plus 70. Now just quickly tell me what is the big O of both of these approaches. Big O notation क्या होगा इन दोनों का? n स्क्वायर, दोनों का big O of n स्क्वायर, क्योंकि big O का रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज रिमूव ऑल द लोअर ऑर्डर टर्म्स, तो आपने रिमूव किया लोअर ऑर्डर टर्म्स को, एंड देन रिमूव ऑल्सो द कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर्स. So both are big O of n square. Now you may argue, but भैया T1n जो है, this is much better than T2n. In absolute sense, this is true. What you are telling is correct. But when we estimate the algorithms, when we go to theoretical computer science part, we don't really go into this detail that who is taking less operations, who is taking more operations. They both come in the category of big O of n square.
I'll explain what this big O actually means more mathematically, but these both are in the category of big O of n square. ठीक है ना? But the point is कि in theoretical computer science it is true, but in practical our scenarios our n is not till infinity. ठीक है ना? तो you actually have to make sure कि मान लो कोई अप्रोच है जो 3n स्क्वायर है, कोई अप्रोच है जो 15n स्क्वायर है, तो यू शुड एक्चुअली टेक 3n स्क्वायर 1, बिकॉज अगर इसमें मान लो टाइम लग रहा है आपको 1 सेकेंड, तो इसमें लगने वाला है 5 सेकेंड, बिकॉज इज 5 टाइम्स मोर. ओके, तो प्रैक्टिकल कंप्यूटर साइंस में फर्क पड़ेगा, बट स्टिल वी विल टेल दिस इज बोथ आर बिग ऑफ एन स्क्वायर. बिग ऑफ एन स्क्वायर रहेंगे, बट अगर मान लो कोई अप्रोच 3n स्क्वायर है और कोई 15n स्क्वायर है, तो थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस तो इसको रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा कि दोनों बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है, बिकॉज हमारा n तो इन्फिनिटी जा रहा है. That is theoretical, but in practical, when we are actually doing on chord forces, we actually have to understand कि yes, complexity is big O of n square only, but while in practicing, this is much better. क्योंकि हमारा n infinity नहीं जा रहा है, हमारा n तो जा रहा है around 10 to the power 5, 10 to the power 6 ही, तो we cannot just very easily neglect these terms, okay? तो ये चीजें हमको समझ में आना चाहिए कि प्रैक्टिकलिटी कब लगाना है, थ्योरेटिकली कब लगाना है. किसी को एस्टिमेशन देना है तो फिर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस की मदद से आप बोलोगे बिग ऑफ एन स्क्वायर ही है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो तो फिर ये वाला ही करना है इंप्लीमेंट, क्योंकि हमारा एन इन्फिनिटी नहीं जा रहा है. ठीक है ना? अभी अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा बहुत कुछ बोल दिया आई थिंक मैंने ना. इट्स ऑलरेडी 1 आवर. तो अगर 1 आवर हो चुका है और हमारे कंटेस्टेंट जो है वो डिनर कुछ लोग नहीं किए हैं, तो आई जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स. ठीक है, so that all of you who those who are in PGs they can make their plate very quickly so that dinner का टाइम खत्म ना हो जाए. जो लोग घर पे हैं वो चाहे तो कुछ स्नैक्स वगैरह कर लो. ठीक है, तो एक 10 मिनट्स का टाइम लेते हैं. उसके बाद एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये बिग ओ नोटेशन जो होता है ना, एक्चुअली व्हाट डज बिग ओ नोटेशन, अभी तो हम समझ गए निकालना, राइट, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ. अगर ये दोनों बिग ऑफ एन स्क्वायर हैं तो ऐसा क्यों है ना. रूल तो हम समझ गए कि रूल तो बड़ा सिंपल है, रिमूव ऑल द लोअर ऑर्डर टर्म्स, रिमूव द कांस्टेंट मल्टीप्लायर. तो यू विल एक्चुअली ऑलवेज सी कि जो भी आपका टाइम फंक्शन बना या जो भी आपका नंबर ऑफ ऑपरेशन वाला फंक्शन बना, उसका एक्चुअली में हाईएस्ट ऑर्डर जो भी होगा ना इनका, वही होगा बिग ओ नोटेशन. ठीक है ना. पर इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिकली, थोड़ा सा वो भी समझेंगे. व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स मैथमेटिकली. ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कुछ एग्जांपल्स आई विल टेक, एंड आप लोगों को ही निकालना होगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, एंड देन आई ऑल्सो टेल यू कि जब हम कॉम्प्लेक्सिटी पता कर लेते तो उसके एडवांटेज क्या है. ठीक है ना. सो आई विल बी बैक मे बी आफ्टर 10 मिनट्स. तो हम लोग एक टाइमर सेट कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आई विल जस्ट कम हियर, सेट अ टाइमर. सो टाइमर, ओके, सो टाइमर लगा देते हैं हम लोग 10 मिनट्स का. पंकज आप रेडी हो ना प्लेट बनाने के लिए? यस सर. ठीक है, तो आप लोग जो लोग घर पे हैं थोड़ा स्नैक्स करो जाके, और जो लोग पीजी या हॉस्टल में हैं वो लोग अपना अपना प्लेट बना लो ताकि डिनर का जो है आपका छूट ना जाए. ठीक है, तो वी विल बी बैक आफ्टर 10 मिनट्स. ओके, चलो शुरू हो जाओ. ठीक है, तो गाइस वी आर नाउ डिस्कसिंग, आई होप माई वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल हो. ठीक है, वी आर नाउ डिस्कसिंग दैट व्हाट डज दिस बिग ओ नोटेशन एक्चुअली मीन्स. ठीक है, we are discussing what does this big O notation actually means. ठीक है, आपने रूल्स तो बता दिए भैया, बट इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है हम थोड़ा थोड़ा समझ भी गए कि एस्टिमेशन हम लोग दे पा रहे हैं. देखो डेफिनेशन वाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर प्रोग्राम है ना इज सिंपली यू कैन से अ मेजरमेंट. व्हाट मेजरमेंट इज अ एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ operations you are doing. It's a estimation, okay, not the exact count, because हम लोग को exact count जानने का जरूरत भी नहीं होता है. हमको estimation भी पता होगा तो हमको समझ में आ जाएगा चलेगा कि नहीं चलेगा. अब मान लो किसी ने estimation दिया कि मेरा ऑर्डर ऑफ n में है और किसी ने बोला ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n में, तो समझ में आ जाएगा ना कि जब अगर मान लो n 10 की पावर 9 है तो हमको पता चल जाएगा कि ये नहीं चलने वाला और ये चलने वाला है. अब इसके आगे कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स कुछ लगे भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना, दैट यू आर डूइंग विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज, एंड इनपुट साइज वी विल बी डिनोटिंग बाय n. दैट इज द एस्टिमेशन, दैट इज द बिग ओ नोटेशन, कि आपको एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि आप कितने ऑपरेशंस कर रहे हो बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट साइज n. और ऑल्सो इट गिव्स यू आइडिया, व्हाट आइडिया ऑफ हाउ फास्ट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस
changes, है ना, how fast the number of operations changes when we increase the input size. So how fast basically number of operations changes when we increase the input size n. तो ये दोनों चीजों का आइडिया हमको मिलता है, बट मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं अभी, ठीक है। तो आप लोगों ने शायद थ्योरेटिकल अगर ऐसे मतलब ऐसे सीएस के सब्जेक्ट्स लिए होंगे एल्गोरिथम्स वाला, तो उसमें शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे कि इनको ना एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोला जाता है, करेक्ट ना? यस यस इसको बोला जाता है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। व्हाई डू वी कॉल देम एसिम्प्टोटिक, एनी आइडिया? लाइक बेसिकली इसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और कितना कोड को यूजुअली रन करने सर में उसकी एफिशिएंसी इवैल्यूएट करते हैं सर शायद। ओके, उसमें अगर आप लोगों ने different थोड़ा बहुत ग्राफ्स पढ़े होंगे ना, तो आपको पता होगा कि हम लोग कभी कभी ना किसी भी ग्राफ को ऐसे अप्रोक्सीमेट करने के लिए ऐसे एसिम्प्टोट बनाते हैं, ऐसे कुछ लाइन कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये जो ग्राफ है इसको अप्रोच करेगा, ऐसा करके बोलते हैं। एक्चुअली एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मतलब है in simple terms कि when the input becomes very large, what's the behavior of your function? And by function here I am actually referring to our tn. What is this tn? You may call it time function, but it actually denotes the number of operations. Okay, so we will be using time and operation very, दोनों को ऐसे साथ साथ यूज करेंगे, but you should understand we are not actually talking about exact time, we are talking about the number of operations here, ठीक है ना? तो जब हम बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ते हैं तो मेजरली 3 टाइप के नोटेशंस को पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। पहला होता है बिग ओ नोटेशन, ठीक है, जिसको ऐसे डिनोट करते हैं बिग ओ। दिस एक्चुअली गिव्स यू द अपर बाउंड। अपर बाउंड मतलब द वर्स्ट केस योर फंक्शन कैन बिहेव, ठीक है ना? इससे मतलब इससे गया भी तक कभी फंक्शन बिहेव नहीं करेगा, ऐसा बोल सकते हो कि ये अपर बाउंड है, वर्स्ट केस है, ठीक है, बिग ओ नोटेशन। फिर होता है बिग ओमेगा, है ना, which we can denote it like this. It actually gives you a lower bound. लोअर बाउंड मतलब द बेस्ट केस, इससे नीचे तो परफॉर्म नहीं करेगा, एटलीस्ट इतना तो परफॉर्म करेगा हमारा, एटलीस्ट इतने ऑपरेशंस तो करेगा। इट इज बिग ओमेगा। देयर इज वन मोर व्हिच इज लाइक वी कॉल इट एज बिग थीटा। इट इज लाइक डिनोटेड बाय लाइक दिस। It actually gives you the tight bound. Now when we discuss like in competitive programming or while solving data structures algorithm problem, or as a programmer also, our main focus is actually on the worst case part, कि हमको फर्क नहीं पड़ता बेस्ट केस क्या है, टाइट बाउंड क्या है, व्हाटएवर क्या है, हमको तो ये बताओ कि वर्स्ट केस क्या है हमारे प्रोग्राम का, बिकॉज वर्स्ट केस में चलना चाहिए ना। हम तो ये मेक श्योर करेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसा भी बिहेव करे बेस्ट केसेस में, बट वर्स्ट केस में चलना ही चलना चाहिए। तो we generally don't really talk much about these two, ठीक है? तो that's why in today's session also I'll be mostly focusing on big O notation. These two are homework for all of you, because once you understand the big O notation mathematically, then these two are very easy to understand. ठीक है? So now अब चलते हैं, चलो। तो अब now we are actually trying to understand what does big O notation means. This is like the idea, but let's talk about mathematically, because ये वाला मैथमेटिक जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, मतलब पता ना भी हो तो चलेगा आगे जाके, बट थोड़ा सा समझ लोगे तो अच्छी बात है। तो mathematically it means that let's say we have a function called as tn, our time function, which basically denotes what? The number of operation in terms of n. Now big O notation of our tn will be another function in n. जैसे कि आपने देखा था ना कि जब हमारा tn जो है वो let's say 8n plus 6 आया था, तो हमारा big O notation क्या आया था? big O of n. So this n is another function, right? Let's call it gn. ठीक है ना? अभी मैथमेटिकली बात करोगे तो ऐसे ही बात करना पड़ेगा। तो big O notation for any time function is actually gn, such that, है ना, such that what is the qualification of this gn? This gn should satisfy this equation, that if you multiply it with a constant, then it will always be greater than or equal to your tn for n, or maybe we can say for all n greater than or equal to n naught. थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग रहा होगा ना, ये क्या बोल दिया भैया ने। बेसिकली ये आपका टाइम फंक्शन है, और इसका अगर आपको बिग ओ नोटेशन निकालना है तो वो एक फंक्शन आएगा gn, और and that gn should satisfy this equation. What is this equation? कि if I multiply the gn with any constant c, that is my choice,
then it should always be greater than or equal to Tn for all n after a specific n naught. So this also I can decide, this also I can decide. But if you are able to do it, then this Gn is actually a big O notation of Tn. Let's take an example very quickly, ठीक है, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा आपको. तो मान लेते हैं कि Tn जो है हमारा टाइम फंक्शन किसी तो कोई तो हमने रैंडम एल्गोरिथम लिखा, उसमें नेस्टेड लूप्स वगैरह लगाए और हमारा Tn जो है वो ऐसा कुछ आ गया. मतलब मान लो कुछ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं फॉर नाउ, 4n स्क्वायर प्लस 4 5 6 ले लेते हैं, चलो 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6. ठीक है, let's say this is the Tn. Now we actually want to find a Gn, right? We want to find a Gn such that C into Gn, right, should always be greater than or equal to Tn. And what is this Tn? This Tn is 4n square plus 5n plus 6. All right. Now let's say we know, right, for sure कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमको पता है, हमने रूल्स पढ़े हैं, that is nothing but big O of n square. हमने रूल्स पढ़ लिए. तो क्या अगर मैं बोलता हूँ big O of n square, मतलब क्या n square इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकता है? Let's see. What we are now trying to understand, can we actually choose a C such that C into n square should always be greater than or equal to 4n square plus 5n plus 6 for all n greater than or equal to some n naught. Okay. What can be the value of C here? Can you give any value of C and n naught for me so that we can actually satisfy this particular entire thing? The answer is yes. Because अगर आप देखोगे, देखो मैं बताता हूं, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 4. तो इट इज फॉर श्योर कि अगर हमने c को 4 से छोटा रखा या 4 भी रखा तो देयर इज नो वे कि ये जो फंक्शन है ये इससे बड़ा होने वाला है, कभी नहीं हो सकता. मान लो आपने 3n स्क्वायर रख दिया तो 3n स्क्वायर कभी भी इस पूरे फंक्शन से बड़ा नहीं हो सकता. तो वी नो फॉर श्योर कि हमको c एटलीस्ट 4 से बड़ा रखना पड़ेगा. व्हाट अबाउट 5? चलो 5 रखते हैं. 5n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6. हमने c को क्या रख लिया? 5 रख लिया. एंड इट इज एक्चुअली अ वैलिड सॉल्यूशन. व्हाई? बिकॉज 5n स्क्वायर जो है वो कभी ना कभी एक टाइम होगा जब 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 से बराबरी पे आएगा और फिर ऊपर ही ऊपर बढ़ेगा. यू कैन एक्चुअली नाउ अगर हमने c फिक्स कर दिया, very easily you can calculate n naught also. For example, when n is equal to 2, then this is like 20 and this is like 16 plus 10. तो ये already बड़ा हो गया. Let's take n is equal to 5. This is like 125 and this is like 100 plus 125 131. ये again बड़ा हो गया. Let's take n is equal to 6. This is like 5 into 36 180. This is like 4 into 36 plus 30 plus 36. तो 5 into 36 दोनों equal आ गए. देखो n is equal to greater than or equal to 6 पे. This is what n naught is. दोनों इक्वल आ गए. अब आप n को बढ़ाओ, n को 7 रखो तो ये पक्का बड़ा हो जाएगा. रख के देख लो. अगर 7 का स्क्वायर करोगे 49, so this is like 5 into 49 and this is like 4 into 49 plus 5 into 7 35 plus 6. एक बार निकालो कितना आ रहा है. ये आप ऐसे भी देख सकते हो. This is 41, right? 4 into 49 plus 41 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 into 49 plus 49. This is much greater. तो आप देख पा रहे हो कि एक्चुअली अगर हमारा gn n स्क्वायर है तो इट कैन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन प्रोवाइडेड कि वी चूज c is equal to 5. You can take c anything greater than or equal to 5 and you will always get n naught. For c is equal to 5, we are able to choose a n naught which is 6, which will satisfy this equation. And that is why this n square can be called as big O notation for this particular Tn. This is the maths behind it. अगर इसको थोड़ा सा ग्राफ के तौर पे भी प्लॉट करोगे तो कर सकते हो. देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट? 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6. हाउ इट विल लुक इन ग्राफ्स? सो बेसिकली अगर आपको ध्यान होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप 11th क्लास में पढ़ते हो, when we keep n is equal to 0 then the y intercept will be 6, right? Here 4n square plus 5n plus 6. What will be the graph of this? Since the coefficient of n square is positive, the graph will be upwards parabola. Correct, na? It will open upwards. Then what we can say? Now what will be the minima of this? You just take a derivative of it. 8n plus 5, keep it 0, then minus 5 by 8. This will be the lowest value of it, right?
So minus 5 by 8 is how much? Minus 0.625, right? I am very weak at maths, but अभी मेरे से काम चला लो आप, ठीक है? Somewhere here, let's say कुछ तो lowest value होगी, तो the parabola will look something like this. देखो, मतलब ऐसा करके थोड़ा सा पैराबोला जो है ऐसे जा रहा होगा, ठीक है? This is how the graph of 4n square, your Tn will look like, ठीक है? I'm just explaining in terms of graph so that थोड़ा और सिंपल हो जाए. वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ. This is the graph of 4n square plus this is the graph of your Tn, which is 4n square plus 5n plus 6. मतलब इस तरह का कुछ दिखेगा, मतलब, ठीक है? अब आप अगर अपने 5n स्क्वायर को भी इसके वर्सेस में प्लॉट करोगे, ठीक है, तो 5n स्क्वायर को भी इसके वर्सेस में प्लॉट करोगे, and let's focus on the positive aspect only because n can never be negative, right? In real terms, in practical terms, the input size can never be negative. In the sense, the input का size here, we are talking about magnitude, that can never be negative. तो 5n स्क्वायर का ग्राफ कैसे दिखेगा? देखो, 5n स्क्वायर will start from 0 only at n is equal to 0, and when n reaches 6, they both will become same, right? Let's call it n is 6 here only. चलो, they both will become same, and then 5n square इसको out, मतलब इसको पीछे छोड़ देगा, and this value will be 180, right? This is how the 5n square का ग्राफ ऐसे दिखेगा. मतलब शुरुआत में वो कम है इससे, लेकिन after a particular n naught, it will always be greater in value than our Tn, and that actually ensures कि जो आपका Tn है वो कभी भी 5n square से ज्यादा नहीं बढ़ेगा. तो 5n square can be a upper bound to your function. This is upper bound, and this is what essentially big O notation tell कि big O of n square मतलब कि c into n square करके बना सकते हैं और उसको अपर बाउंड कर सकते हैं, अपने फंक्शन को अबाउंड कर सकते हैं c into n square से. This is what it means mathematically. तो जनरली आपका कोई भी ग्राफ जो है किसी भी पर्टिकुलर Tn पे ग्राफ क्या दिखता है? देखो, मान लो आपका अगर आपका जो फंक्शन है वो कुछ तो y इंटरसेप्ट है और वो ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है, दिस इज योर Tn. तो आपका जो c इंटू gn का ग्राफ होता है ना, वो बेसिकली ऐसे ही होता है कि शुरुआत में लेट्स से कि वो 0 से शुरू होता है, फिर एक टाइम के बाद वो इक्वल बनता है और फिर इसको पीछे छोड़ देता है, एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली योर n नॉट, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ c इंटू मतलब c इंटू gn, and this gn represent, or c into gn actually represent the upper bound. So it can be bound by c into gn, and that is why we call कि gn is the big O notation of Tn. That is the maths behind it. Basically, in short, अगर आपको इतना सब मैथ्स भी समझ नहीं आया तो आप बस ये सोचो कि आप ये बोल रहे हो बिग O नोटेशन अगर किसी का भी Tn का दे रहे हो, तो आप ये essentially बता रहे हो कि हम अपने जो Tn का फंक्शन है ना उसको बाउंड कर सकते हैं c into gn से. मतलब ये जो भी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बताई, अगर इसको मैं बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो फंक्शन है वो बाउंड हो जाएगा इससे वर्ड्स परफॉर्म नहीं करेगा वो. ठीक है ना, समझ गए? यस पीपल, थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? Yes. नाउ द पॉइंट इज कि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो आप बोलोगे कि भैया अगर Tn मेरा 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 है तो gn कैन बी मेनी थिंग्स. gn कैन बी, जैसे कि आपने बताया n स्क्वायर, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा. मैं तो n क्यूब भी ले सकता हूं, तब भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज n क्यूब भी तो बाउंड कर ही देगा ना. n क्यूब बोलेगा मेरा ले लो, मतलब मेरा भी 10 इंटू n क्यूब ले लो और मैं खुद भी बाउंड कर सकता हूं. सिमिलरली आप n की पावर 4 भी बोल सकते हो, आप 2 की पावर n भी बोल सकते हो, आप n फैक्टोरियल कुछ भी बोल सकते हो. द आंसर इज यस. ये सारे एक्चुअली बिग O नोटेशंस है Tn के, बिकॉज दे आर ऑल अपर बाउंड्स ऑफ Tn. But in practice, we should tell the upper bound which is very lowest possible. मतलब we should actually give a tight upper bound. तभी तो फायदा है ना, otherwise क्या फायदा है? अगर आप upper bound दे रहे हो तो that should be very tight, that should be very close to your function. तभी तो आप बताओगे ना कि इससे वर्ड्स परफॉर्म नहीं कर रहा है मेरा, तभी तो जो इंफॉर्मेशन वो एक्चुअल में बेनिफिट देगा आपको. तो द पॉइंट इज कि ये सारे बिग O नोटेशंस हैं डेफिनेटली आपके Tn के, बट जब आप प्रैक्टिस में बिग O नोटेशन बोलते हो तो आप सबसे जो टाइट नोटेशन है उसी को बोलते हो, दैट इज बिग O ऑफ n स्क्वायर. एंड तभी तो वो वैल्यू जो इंफॉर्मेशन है वो वैल्यू ऐड करेगा, अदरवाइज वैल्यू ऐड नहीं होगी ना. तो आप देखोगे मैंने ये चीज क्यों समझाई आपको टाइट अपर बाउंड वाली, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके कोड में आप Tn को निकाल ही नहीं पाओगे, हो सकता है कई बार. उस केस में हमको अप्रोक्सीमेशन करके एक टाइट अपर बाउंड को निकालना पड़ता है. ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा करके ये चीज, मतलब मैं भी आगे, तो आपको जब समझ में आएगा.
कहने का ये मतलब है कि बिगो नोटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको टीएन पहले निकाल लो और फिर आप उसको जस्ट वो रूल्स लगा दो। बिगो नोटेशन का सिंपल सिंपल मतलब ये है कि आप अपना एक टाइट अपर बाउंड दे रहे हो। दिस इज द जीएन, दिस इज द टाइट अपर बाउंड। कभी आप इसको सी इंटू जीएन करोगे तो ये एक टाइट अपर बाउंड की मतलब ये एक अपर बाउंड की तरह काम करेगा। उसमें से कौन सा जीएन चूज करना है जो सबसे टाइट है, जो सबसे क्लोज है, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डू सम प्रैक्टिस। ठीक है, अभी बहुत थ्योरी हो गया, बहुत मैथ्स में चले गए, बहुत ग्राफ व्राफ बना दिए। लेट्स एक्चुअली डू सम प्रैक्टिस एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड द बिगो नोटेशन फॉर सम केसेस। ठीक है, तो अभी एक क्विज टाइप का चलेगा। व्हाट वी विल डू इज आई विल बी राइटिंग सम कोड and all of you should tell me what is the time complexity of these codes. चलेगा? रेडी हो सब लोग? Yes. चलो शुरू करते हैं। यस ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आते हैं कि भैया हो गया थ्योरी वगैरह हम समझ गए हैं, हमको तो बस इससे मतलब है, आपने जितना भी ये सब पढ़ाया ग्राफ व्राफ ये तो हम भूल जाएंगे, हमको तो बस ये रूल्स याद रखना है। कौन से रूल्स? जो यहाँ पे रूल्स बताए थे मैंने, ये जो दोनों रूल्स बताए थे बस ये याद रखो। रिमूव ऑल द लोअर ऑर्डर टर्म्स, रिमूव द कांस्टेंट मल्टीप्लायर, यू आर गुड टू गो। ठीक है ना, चलो। सो वी विल स्टार्ट विथ समथिंग वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ समबडी आस्क मी to print all the values from 1 to n. ठीक है, n is something we will take it from the user and we have to print the values from 1 to n. So cout I. ठीक है, and let's say cout. What is the time complexity of this code? I mean I'll ask one by one. ठीक है, चलो एक मिनट रुको सब लोग रुको। पंकज, what do you think is the time complexity of this code? ऑफ एन Very good, O of n, because पंकज बोलेगा कि भैया ऑफ एन हाँ वेरी गुड, सुन लिया। This is O of n only, as we already discussed, this is like running a loop, correct, n times. This is like one operations, तो जो वन ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको इग्नोर करेंगे हम, बिकॉज वो कांस्टेंट लोअर ऑर्डर टर्म्स में आ जाएगा, तो उसको इग्नोर करो। जहां पे लूप चल रहा है वहां पे ध्यान दो। लूप कितना का चल रहा है? n का चल रहा है, तो बस बिग ऑफ n खत्म। ठीक है ना, तो दिस इज बिग ऑफ n। आई जस्ट राइट हियर सो दैट पीपल वॉचिंग इन रिकॉर्डिंग कैन ऑल्सो सी इट। ठीक है, दिस इज बिग ऑफ n। ऑल राइट, चलो अभी मान लो we have two variables, ठीक है, n और n, ठीक है। Now we have one function, like we have one loop here where we are doing some operation. Here we are doing some calculations. You can assume they are they are having like 2-3 operations only, तो constant time operation। तो constant time जब operation हो रहे हैं, मतलब जब n से related ही नहीं है, बहुत कम ही operation हो रहे हैं, तो उसको बोला जाता है big O of 1। This is called as constant time operations। ठीक है, constant time ले रहे हैं, this is called as big O of 1, क्योंकि ये n पे डिपेंडेंट ही नहीं है। मान लो कि यहाँ पे बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक सम वेरिएबल में i को ऐड कर रहा होता मान लो, तो वो बिग O of 1 कैलकुलेशन हो रहा है, तो जस्ट उसकी जगह मैं एक कमेंट लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ तो कैलकुलेशन हो रहे हैं, बट वो बिग O of 1 है, मतलब वो 2 3 4 5 ऐसे ही ऑपरेशन ले रहे हैं। ठीक है, एक लूप ये हो गया। दूसरा लूप हो गया फॉर एग्जाम्पल एक और, मतलब वो भी m तक चल रहा है, चलो, और यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशन हो रहे हैं जो कि कॉन्स्टेंट टाइम टास्क हो रहे हैं। Now, AKS, question to you. What is the time complexity of this code? Yes. n plus n. हाँ, वेरी गुड, यही मैं सुनना चाहता था, क्योंकि अब आप देखोगे कि हमारा जो इनपुट है वो 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एन बी और एम बी, एंड वी कैन नॉट इग्नोर एनी ऑफ देम। ठीक है ना, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं। तो ये दिस पार्ट इज बिग ऑफ एन, दिस पार्ट इज बिग ऑफ एम, and they both are independent. This is a independent calculation, this is a independent calculation. जब भी independent calculations होंगे you can actually club them. टोटल जो big O बनेगा वो क्या बनेगा? big O of n plus big O of m, and now you cannot ignore any one of them, so it becomes big O of n plus m. तो पंकज आप ये समझ गए ना, आप जो पूछ रहे थे सर नेस्टेड कब होगा, 2n कब होगा? जब भी इंडिपेंडेंट लूप्स हैं तो आपको प्लस करना है। ठीक है ना, जब भी इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, नेस्टेड में मल्टीप्लाई ना, नहीं अभी मैं समझाऊंगा, ऐसे याद मत करो, मैं उसका जो लॉजिक है वो समझाऊंगा आपको। ठीक है, इतना समझ में आया ना, जब भी इंडिपेंडेंट लूप्स हैं तो वी हैव टू ऐड, बिकॉज यहाँ पे n ऑपरेशंस हो रहे हैं सिंपल, और यहाँ पे m ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो टोटल कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं? n प्लस m। चलो ठीक है, अभी मान लो कि हमारे पास अगेन 2 ही वेरिएबल्स हैं। अभी थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, मान लो कि i जो है वो जा रहा है m तक, ठीक है, और इसके अंदर एक और लूप है और उसमें j जा रहा है n तक।
ठीक है, और यहाँ पे हमारा कुछ तो बिग O ऑफ 1 कैलकुलेशंस हो रहे हैं, तो मैं जब भी जो कांस्टेंट टाइम के कैलकुलेशंस होंगे उसको ऐसे डिनोट कर दूं। नाउ सार्थक, क्वेश्चन टू यू, how many operations or what is the time complexity of this? So I'll not be asking now the question ki how many operations, I'll just be directly asking what is the time complexity, because I just want to know the estimation. I am not really, you know, desiring what is the total exact operations, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए. What is the estimation? Yes people. Big O of M cross N. Yeah, very good. अब ये कई लोग ना याद कर लेते हैं कि जब भी नेस्टेड लूप दिखेगा ना भैया मैं बस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है. यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन. मान लो कि m जो है उसका वैल्यू जो है वो है 4, n का वैल्यू जो है वो है 6. चलो अब पहले लूप को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या हो रहा है, i 0 से m तक जा रहा है, मतलब पहले i 0 रहा होगा, फिर i 1 रहा होगा, फिर 2 रहा होगा, फिर 3 रहा होगा, 4 तक नहीं जाएगा, मतलब i 0 1 2 3 पे जाएगा. For each iteration, what we are doing? For each iteration, J is going independently. ये word बहुत ध्यान रखो, independently. Again, these two loops are independent. ये loop इस पे depend नहीं करता कि i का वैल्यू क्या है, ठीक है ना. तो J is going for n times. तो यहाँ पे आपने n times कैलकुलेशन किया, मतलब n कैलकुलेशन किया, फिर अगेन n कैलकुलेशन, n कैलकुलेशन, n कैलकुलेशन, टोटल कितना कैलकुलेशन किया, n n n n n n n n कितनी बार, m टाइम्स, टोटल कितना हो गया, n इंटू m और m इंटू n. टोटल कैलकुलेशन अगर इतना आ रहा है तो फिर व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नथिंग बट बिग O ऑफ n इंटू m. करेक्ट है ना, दिस इज बिग O ऑफ n इंटू m. तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बहुत सिंपली मल्टीप्लाई क्यों कर पाए, बिकॉज एक लूप तो ये चल रहा है और इसके अंदर एक और लूप चल रहा है जो कि कंप्लीटली इससे डिपेंडेंट नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंट, अपना हर बार उस i के हर आइट्रेशन पे वो n ही देने वाला है, वो चेंज नहीं करेगा अपना नंबर ऑफ ऑपरेशन. एंड दैट इज द रीजन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा जब i 0 है तो n ऑपरेशंस किए, ये n बार कुछ तो किया ना, फिर i 1 हुआ जब भी n बार किया, फिर 2 हुआ जब भी n बार किया, 3 हुआ जब भी n बार किया, मतलब टोटल कितनी बार करेगा, जितनी भी बार i कैलकुलेशन करेगा हर आइट्रेशन में n और हो रहे हैं ऑपरेशन, टोटल इज नथिंग बट देयर प्रोडक्ट. तो ऐसे कभी याद मत करो कि अगर दोनों नेस्टेड लूप से तो मल्टीप्लाई करना, बिकॉज कई बार ऐसा होगा कि j जो है वो i पे डिपेंड कर जाएगा, उस केस में फंस जाओ, मल्टीप्लाई करने लग गए तो. ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं, आई विल डिस्कस दोस केसेस आल्सो. चलो नाउ, सो दिस इज बिग O ऑफ n क्रॉस m. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर. फॉर एग्जांपल लेट्स से चलो ठीक है, फॉर लूप बहुत हो गया, लेट्स टेक अ व्हाइल लूप. तो i 1 है मान लो, एंड व्हाइल i इज लेस देन n, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट प्रिंटिंग i फॉर एग्जांपल and I'm just multiplying it by 2. चलो AK X-Man, Harish, focus on this particular piece of code, ठीक है, and you should tell me what is the time complexity of this. Yes. एक सेकेंड. सोचो सोचो, कोई बात नहीं, एक सेकेंड. यानी कि हाफ ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, तो वो n/2. n/2. ओके, वेरी गुड. ठीक है, पंकज आपको क्या लगता है, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, इस पे फोकस करो बस, क्या इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? नहीं, √n. √n. ओके, √n. चलो यस पंकज. n/2 तो नहीं लग रहा सर, मतलब √n भी नहीं लग रहा सर. ओके, तो फिर आपको क्या लग रहा है, मतलब पंकज आपको जो भी लग रहा एक है, मिनट सर. हाँ मैं मतलब आप सोच के ही बोलो, क्योंकि आपने अगर गलत बोला, कांस्टेंट. अरे पंकज रुक जाओ, कांस्टेंट वगैरह मत बोलो. पंकज आप रुको, पंकज आप थोड़ा जो भी बोल रहे हो ना वो आपको सोच समझ के बोलना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी उल्टा पुल्टा बोला तो फिर हरीश क्या हो जाएगा, रेपुटेशन पे बात आ जाएगी. रेप्यूटेशन पे बात हो जाएगी. हाँ, अरे पंकज क्या बोल रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है अब तो. एक बार इंटरनेट, स्क्रीन खोल के हाँ. रखना सर एक बार. पंकज बोल रहे हैं कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन हो रहा है. ठीक है चलो, ठीक है. नहीं AKS? सर, वो गलती हो गई सर. अच्छा
अब आपने गलती कर दी, फिर मुझे बोलोगे कि रेपुटेशन खराब हो जाती है। यस AKS, सॉरी सर। AKS कितना हो रहा है यहाँ पे ऑपरेशंस? 10 हाँ, रूट 10 रूट n, 10/2 n/2, n/2, yes. ठीक है। सो फाइनली विल चेक विद सार्थक ऑल्सो। सार्थक, Actually log 2 with log n to the base 2 रहेगा। हाँ दैट इज द आंसर। देखो मैंने क्या समझाया कि कैसे, आप फिर से सोचो डीप जाके। आई जो है वो 1 से इनिशियलाइज हुआ, और आई जब तक n नहीं बनता, जब तक आई को प्रिंट कर रहे हो और आई को बढ़ाते जा रहे हो 2 से। मान लो कि n जो है वो कोई बड़ा नंबर है 100। अब पहले आई जो है वो देखो कैसे हुआ, आई पहले 1 बना। अभी म्यूट कर लो गाइस, पंकज प्लीज म्यूट कर लो। हाँ, तो अब जैसे आई 1 है, ठीक है ना? तो अब देखो कैसे काम करेगा। जब आई जब तक लेस देन n है, तो जब तक आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, राइट, जब तक आप इसको प्रिंट करते जा रहे हो। तो जब आई 1 है, तो ये अब ये प्रिंटिंग क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिग O 1 ऑपरेशन है ना, मतलब जस्ट अ कांस्टेंट ऑपरेशन। देयर इज आल्सो बिग O 1 ऑपरेशन, राइट। बेसिकली हो एग्जैक्टली क्या रहा है कि आई 2 से बढ़ता जा रहा है, और अंदर जो लूप के ऑपरेशंस कर रहे हो वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, तो उसको इग्नोर कर दो। आई 1 हुआ, कांस्टेंट ऑपरेशन हुए, तो उसको इग्नोर कर दिया, बिग O 1 कुछ तो किया। फिर नेक्स्ट टाइम पे आई 2 बना, फिर कुछ किया, आई 4 बनेगा, फिर आई 8 बनेगा, फिर 16 बनेगा, फिर 32 बनेगा, फिर 64 बनेगा, एंड देन फिर 128 बनेगा। बट यहाँ पे आपका लूप रुक जाएगा, देख पा रहे हो ना, क्योंकि आई शुड बी लेस देन n। बेसिकली द पॉइंट इज कि आई कितने, मतलब बेसिकली हम कितने आइटरेशंस कर पाएंगे, उसी पे बात आ गई। कि अगर हम आई को 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, है ना, फिर 32, फिर 64, फिर 128 पे रुक गया, फॉर अ पर्टिकुलर n, फॉर एनी n, कितने ऑपरेशंस हो पाएंगे? द आंसर इज उतने ही ऑपरेशंस हो पाएंगे जितने, मतलब जो उसकी उससे जस्ट एक बड़ी वाली जो पावर होगी ना, उससे जस्ट जो बड़ी वाली पावर होगी 2 की, जैसे यहाँ पे 100 था, तो उससे जस्ट बड़ी वाली पावर पे आके आई रुक जाएगा, दैट वी नो। करेक्ट है ना, 128, राइट। तो 128 पावर पे आके रुक रहा है आई, और 128 पावर पे जाने के लिए आई को कितना समय लगेगा? वो हर बार 2 से बेसिकली बढ़ रहा है। द पॉइंट इज कि वी कैन अज्यूम दैट बाय डिफॉल्ट n इज अ पावर ऑफ 2। मान लो अगर नहीं भी है n इज अ पावर ऑफ 2, तो यू कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद जस्ट द अबव पावर। क्योंकि अगर हम n को बढ़ा ही रहे हैं, तो हम वर्स्ट केस ही तो कंसिडर कर रहे हैं ना, हम घटा तो नहीं रहे ना। तो हमारा एक अपर बाउंड ही आएगा, ठीक है ना, डोंट वरी। तो अगर आपका n 100 है और वो पावर ऑफ 2 नहीं भी है, तो उसको मान लो अभी के लिए कि वो 128 है, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही ऑपरेशंस लगने वाले दोनों को। अब 128 अगर n है, तो i को 128 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा जितना आप इसको 2 से डिवाइड करते जाओ। कितनी बार इसको डिवाइड कर सकते हो वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी n कितनी बार मैक्स डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। बेसिकली योर पॉइंट इज कि 2 की पावर अगर k ऑपरेशंस हुए, तो i जो है वो 2 की पावर k बन चुका है, एंड यू वांट दिस 2 की पावर k टू बिकम n। वी आर अज्यूमिंग हियर दैट n इज पावर ऑफ 2। इवन इफ इट इज नॉट, वी कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद अ जस्ट अबव पावर, ठीक है। तो दिस नंबर ऑफ ऑपरेशन विल कम आउट इफ वी टेक log on both side, log of n with base 2। तो यहाँ पे एक्चुअली में जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? आप लॉगरिथमिक टाइम इस आइटरेशन, मतलब इस लूप को चला रहे हो, और हर एक लूप में क्या कर रहे हो? कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन कर रहे हो। लेट्स से एक ऑपरेशन कर रहे हो, तो टोटल ऑपरेशन कितने हुए? log of n बार आइटरेशन इनटू सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट वैसे भी रिमूव हो गई बिग O नोटेशन में आके। दिस इज नथिंग बट बिग O ऑफ log n। यहाँ पे i जो है वो हर बार डबल होता जा रहा है, तो i एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, तो सिर्फ लॉगरिथमिक आइटरेशन ही होंगे इस लूप के, इससे ज्यादा नहीं होंगे। समझ गए सब लोग? तो पंकज बोल रहे थे कि कांस्टेंट, हरीश बोल रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ n, और AKS बोल रहे थे n/2, और वट एवर द करेक्ट आंसर इज लॉगरिथमिक ऑफ n। ठीक है, सही है गाइस? सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ठीक है। अरे ये सर कैसा? उतना ठीक से नहीं आया सर ख्याल।
अच्छा ठीक से नहीं आया, ओके। अच्छा हरीश का भी मेरे को ठीक है ऐसे ही लगा कि ठीक है आप बोल रहे हो तो मान जाते हैं। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरे को लॉग में थी, बट मैं कि अब एक साथ दो आंसर नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ओके। देखो पंकज यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर। सर मैं हरीश की साइड लेने वाला था सर, पर रेपुटेशन खराब हो जाती या? लोग तो मैं दूर दूर तक ना सोच पाता। अच्छा लॉग नहीं सोच रहे थे आप, कोई बात। देखो पंकज क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से सोचोगे पूरा एकदम ड्राई रन मोड में चले जाओ। आई पहले 1 था, ठीक है, और आप आई को अपनी कंडीशन लगा रखी है कि एन से छोटा रहना चाहिए आई। और आप आई को हर बार क्या कर रहे हो, आप प्लस प्लस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको 2 से, मतलब हर बार उसको एक्सपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डबल करते जा रहे हो आई को। करेक्ट है ना? दैट मीन्स आई जो है वो बहुत फास्टर अरे ग्रोथ हाँ में समझ आ गया, यस यस सर, आ गया आ गया ना। तो आई जो है वो ऐसे बढ़ रहा है फास्टर ग्रोथ पे। यस सर। करेक्ट है ना? तो वो किसी भी पावर ऑफ 2 पे कितनी ऑपरेशंस में पहुंच जाएगा, लॉगरिथमिक ऑपरेशन में पहुंच जाएगा। क्योंकि आफ्टर के ऑपरेशंस अगर 2 की पावर के, आई 2 की पावर के बन चुका होगा, और अगर वो n है, या आप ऐसे सोच सकते हो, देखो अगर आई 2 की पावर के बन गया आफ्टर के ऑपरेशंस एंड यू वांट दिस 2 की पावर के टू बिकम ग्रेटर देन n, और इक्वल टू भी लगा सकते हो, बिकॉज अगर आई n भी बन गया तब भी ये लूप रुक जाएगा। दैट मीन्स इफ यू टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू log n। तो आफ्टर log n ऑपरेशंस दिस आइट्रेशन विल स्टॉप। तो बस log n ऑपरेशंस ही होंगे, सिंपल। सही है। अब मान लो इसके अंदर, चलो एक और थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो इसके अंदर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आई, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, and then I'm doing some big O of 1 operation here. Now think about it. What is the time complexity now? थोड़ा सा टाइम लो और सोचो, ठीक है? I'll ask specific person and he should only tell. चलो सोचो। थोड़ा सा ट्वीक किया मैंने, वो जो सी आउट आई लिखा था उसको हटा के अब मैंने उसकी जगह पे एक लूप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना? यहाँ पे एक लूप लिख दिया। अब सोचो AKS क्या होगा, नहीं सॉरी पंकज, कितना होगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी अभी, क्या लगता है आपको? एक मिनट सर, सोच रहा हूँ। सोचो सोचो, कोई बात नहीं। ओके पंकज सोच पाए क्या? देखो कैसे सोचना है, मैंने समझाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ नेस्टेड लूप अगेन, फिर आप सोचोगे कि अच्छा नेस्टेड लूप है तो आई कैसे यस चेंज सर, होगा? सर ये सर एन तो वो हो गया सर एन। हाँ सर क्योंकि ये नेस्टेड में चल रहा है तो मल्टीप्लाई वो हमारा पहले वाला लोग की पावर एन, तो मल्टीप्लाई में कितना आएगा आंसर? एन मल्टीप्लाई लोग एन। हाँ सर वेरी गुड, एन। वेरी गुड। तो ये वाला जो लूप है वो लॉग एन टाइम्स चलेगा, और उसके अंदर बार बार आप एन एन ऑपरेशंस कर रहे हो। मतलब आई जो है वो पहले 1 बनेगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, 32 एंड सो ऑन। हर बार एन ऑपरेशंस हो रहे हैं, हर बार। तो अगर ये सारे ऑपरेशंस को आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा? n इंटू नंबर ऑफ टाइम्स दिस आइट्रेशन हैपेंस, विच इज log n। दिस अप्रोच और वट एवर दिस पर्टिकुलर कोड इज big O of n into log n। समझ गए दिस मच? सो नाउ आई मीन आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू शेयर, बट आई विल टेक अ स्टॉप हियर बिकॉज अब मेरे को नींद आ रही है। इट्स ऑलरेडी यू गाइज हैव क्रॉस्ड माई टाइम ऑफ स्लीपिंग। तो मेरे को अभी नींद आ रही है, और मैं नींद में मैं ये नहीं चाहता कि मेरे को सपने जो हैं वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के आए, क्योंकि मैं अच्छे सपने देखना चाहता हूँ। तो मैं आज के लिए यहीं पे विराम दूंगा, और मैं खुद भी विश्राम करूँगा। ठीक है, हम लोग जो है ये इसका जो आगे का डिस्कशन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि और कॉम्प्लेक्स कोड्स में कैसे निकालते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमको पता हो तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर कंस्ट्रेंट्स 1E9 है तो कौन सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चलना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर अप्रोच लेना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ें और भी थोड़ी बहुत और चीज़ें अगर मैं बताना चाहूँगा तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपके कुछ डाउट्स भी हैं तो वो आप अब नेक्स्ट सेशन में पूछिएगा, बिकॉज अभी मेरे को आ रही है बहुत तेज़ नींद, और अब मैं जाना चाहता हूँ सो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर, हैव
your dinner on time and have your sleep on time. Okay? Bye bye. Bye. I'll also end here. I don't want to speak anything because मैं नींद में हूँ.